डायबिटिक पेशेंट को अगर सेक्सुअल हेल्थ की बात की जाए तो किस तरीके का इफेक्ट होता है मेल और फीमेल में? चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों के ही एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरा, मेन के केस में इट कैन लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑल्सो। ठीक है, जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका सेक्सुअल लाइफ इम्पैक्ट हो जाएगी। थर्ड, आपका फर्टिलिटी, आपका स्पर्म काउंट इम्पैक्ट हो जाएगा। आपका जो शुगर है, आपका ग्लूकोज लेवल है बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको एक कंडीशन होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आम आदमी की भाषा में उसमें आपकी जो पेरिफेरी, आपकी टांगे हैं, आपके पैर हैं, उसमें आपको कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको दर्द ही नहीं होता है। पानी गिर गया, गर्म पानी गिर गया, कुछ नहीं पता चल रहा, काट डालो पता नहीं चल रहा। आप नेल कट कर रहे होते हैं, ठीक है, आपने नेल कट किया, हल्का सा नेल कट हुआ है, आपको हल्की सी चोट लग गई है, ठीक है, आपने उसको प्रॉपर्ली देखा नहीं, क्योंकि जब आपका शुगर होता है ना, आपका वूंड हील नहीं होता, आपका घाव भरता नहीं आसानी से। वो छोटा सा पॉइंट इन्फेक्शन, गैंग्रीन कॉज कर देता है, स्प्रेड करके इतना ज़्यादा हो जाता है, आप उसका ख्याल नहीं रखते कि आपका पैर तक काटना पड़ सकता है। आपने देखा होगा जो डिप्रेशन का पेशेंट है ना, वो नहाते ही नहीं, गंदे से कपड़ों में अंदर बैठ के बस ऐसे पड़े रहते हैं। सबसे पहले मेक श्योर यू टेक अ शावर ट्वाइस। योर बॉडी इज 72% वाटर, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद, जिसका वो अंदर से बनी है वैसी बाहर से उसके कांटेक्ट में आती है, वो एक्टिव हो जाती है, वो खुश हो जाती है। दूसरा, अर्थ एलिमेंट, स्पेंड सम टाइम इन नेचर। सुबह उठ के नंगे पैर सैर करो, आप अर्थ के कांटेक्ट में हो रहे हैं, आपकी बॉडी का सेकंड एलिमेंट। थर्ड, फायर एलिमेंट, सन में बैठो। देन इज अ स्पेस एलिमेंट, आराम से शांति से बैठकर जर्नलिंग करो। द लास्ट एलिमेंट इज योर एयर एलिमेंट, प्राणायाम करो, डीप ब्रीथ करो, योगा करो। शुगर फ्री मतलब जो उसमें हमारी जो चीनी है, वाइट शुगर है, वो नहीं है। वो नहीं है तो क्या है? शुगर के ऑल्टरनेटिव्स है। अब वो नेचुरल शुगर के ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं और आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमारा हनी आ गया, जैगरी, डेट्स, मंक फ्रूट को हम लोग नेचुरल कहते हैं, ये नेचुरल हो गए। आर्टिफिशियल में आ गया हमारे पास एस्पार्टेम, सुक्रोज, सुक्रोलोज, फ्रक्टोज, xylitol एंड मेनी। एक्चुअली ये है कि सबको आजकल कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, तो मैं आपको सबसे सिंपल स्टेप बताती हूँ, हम लोग दोनों साथ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टू गेट द कोरियन ग्लास स्किन हमको क्या करना चाहिए, एंड दिस विल एक्चुअली गिव यू अ कोरियन ग्लास। मतलब मेरे जैसा काला लोग, काला बंदा भी हो सकता है क्या? मतलब कोरियन ग्लास जैसी स्किन ले सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जस्ट डू दिस विद मी। ओके, इससे किसी को भी कोरियन ग्लास स्किन मिलेगा। आप भी साथ में ही करें दोस्तों। हाँ, सब साथ में करेंगे। विल डू अ कोरियन ग्लास स्किन हैक। सबसे पहले यू ब्रिंग योर हैंड्स लाइक दिस, ओके, ऐसे ठीक है, एंड देन यू ट्राई टू फोल्ड इट लाइक दिस। ऐसे। फिर ऐसे एकदम नमस्कार मुद्रा जैसे हो नमस्कार। जाएगा। आप यहाँ पर अपने चेस्ट के क्लोज लाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड के साथ। आज का पॉडकास्ट दोस्तों आम नहीं है, बल्कि बहुत खास है, क्योंकि ये पॉडकास्ट कोई भी स्पेसिफिक ऑडियंस ओरिएंटेड नहीं है। ये सबके लिए है दोस्तों, क्योंकि इससे हम सबका लिंक है, इससे हमारा सबका कनेक्शन है। आज हमारे साथ हैं डाइटिशियन अतिशा शर्मा जी, और आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि हेल्दी डाइट कैसे हमारी लाइफ को गेम चेंजर बना सकती है। वेलकम करता हूं मैम मैं आपका। सबसे पहले कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बिल्कुल सही, और मैं भी आज बिल्कुल रेडी हूँ आपसे हेल्दी टिप्स लेने के लिए, ताकि मैं भी अच्छी डाइट लेके अपना थोड़ा सा जो बॉडी है वो ठीक कर लूँ, है ना? मैं थोड़ा भी सा शेप आउट एक्साइटेड हो हूँ। रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी बिल्कुल, तो हम शुरुआत करते हैं। आपका स्पेसिफिक टॉपिक क्या होगा जहां से आप शुरुआत करना चाहते हो सबसे पहले? जहाँ से आप जानना चाहते हैं। अच्छा, मैं तो खुद पर्सनली ये जानना चाहता हूँ कि जो केटो डाइट होती है वो क्या है। पहले लोग कहते हैं कि केटो डाइट कर लो भाई, केटोसिस पे चले जाओ, आप पतले हो जाओगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा। सही है केटोसिस, या फिर आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? बेसिकली जो कीटो डाइट है, मैं रिसेंटली एक शिल्पा शेट्टी का इंटरव्यू सुन रही थी, और उसमें वो बात कर रहे थे कि जो भी कर रहा है कीटो, उसे पकड़ के पीटो। अच्छा। सो बेसिकली कीटो डाइट जब स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, ये एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए शुरू हुई थी। विद टाइम जो देखा गया कि इससे वेट लॉस हो रहा है, तो वेट लॉस इंडस्ट्री में भी ये कीटो डाइट आने लग गई। बेसिकली कीटो डाइट में क्या होता है कि आप अपने बॉडी में फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हम लोग नॉर्मली कार्ब का सोर्स है वो क्या है? रोटी, चावल, रागी, बाजरा, ज्वार, ब्रेड, ये सब हमारा कार्ब का सोर्स है बेसिक इंडियन डाइट में। जब हम लोग कीटो डाइट में चले जाते हैं, तो हम लोगों का जो रिलेशनशिप रहता है कार्ब्स के साथ, वो इतना बुरा हो जाता है कि हमको इतना गिल्ट फील होता है इन केस अगर हमने
पिज्ज़ा का एक स्लाइस खा लिया, इवन हमने एक रोटी भी खा ली। कीटो डाइट इज समथिंग जो आप एक लॉन्गर टर्म के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन मिनरल्स भी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए इट्स नॉट सजेस्टेड। सेकंड, अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको आपके डाइटिशियन सजेस्ट कर रहे हैं, आपके क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट अगर आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो अंडर सुपरविजन ही आपको ये डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। जी। तो क्या केटोसिस से ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है? किसी भी चीज़ का अगर आप एक्सट्रीम करेंगे तो उससे किसी भी तरह का बीमारी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको इन जनरल बोलूँ कि फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं, अगर मैं आपको एक्सेस में फ्रूट्स ही देती जाऊंगी तो वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। सो यस, आपके क्वेश्चन का आंसर कि कीटो डाइट करना चाहिए। आई पर्सनली सजेस्ट कि सिर्फ फैट लॉस के लिए आपको कीटो डाइट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको एपिलेप्सी है, कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको रिकमेंडेड है कीटो डाइट करना, देन यू कैन गो विद इट। अच्छा। अदरवाइज फॉर फैट लॉस इट इज नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, केटो डाइट में और फास्टिंग में क्या डिफरेंस है? मतलब फास्टिंग आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, लोग कहते हैं कि भी फास्टिंग कर लो, है ना। पहले जो अगर आपको उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ते हो कि हाँ आप भगवान के लिए फास्टिंग कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो, क्या ट्रेंड है ये? फास्टिंग बेसिकली हम हर धर्म में फास्टिंग हो रहा है। आप नवरात्रि लगा लो, आप रमज़ान लगा लो, आप जैनिज़्म में लगा लो, हर धर्म में फास्टिंग हो रहा है। बट इन जनरल, और आजकल हमारे पास एक और चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको भी हम लोग फास्टिंग ही कहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरमिटेंट फास्टिंग, हमारा अगर आप पुराना एंशियंट विजडम देखें, हम लोग जो इतने सालों से कह रहे हैं, हमारी दादी नानी कह रहे हैं कि जो भी खाना है ना सूर्यास्त से पहले खा लो, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है। सो दैट इज अ फास्टिंग। हम लोग शाम को 6-7 बजे तक खाते हैं, उसके बाद बिल्कुल नहीं खाते हैं और फिर सुबह खाते हैं। अब बस उसी को एक अंग्रेजी नाम मिल गया है, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसकी मार्केटिंग हो गई है और वो मार्केट में बिक रहा है। हम्म। सो इन जनरल जो हमारे बुजुर्ग कह रहे थे वही एक इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कि जब आप एक विंडो पीरियड में खाते हैं कि इतने से इतने टाइम पर मैं खाऊंगा या खाऊंगी, तो वो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली एक कैलोरी डेफिसिट ले आता है। ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि आप उस ड्यूरेशन में क्या खा रहे हो, बट इसके अलावा आपको डिसिप्लिन बना देता है। नहीं तो क्या होता है कि मैंने 8 बजे खाना खाया, फिर मैंने थोड़ा सा और 12 बजे खा लिया, थोड़ा सा 11 बजे खा लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया और खा लिया। सो दिस विंडो पीरियड मेक्स यू मोर डिसिप्लिन्ड, मोर ऑर्गेनाइज्ड, और आपका जो हंगर है उसको कंट्रोल में रखता है। अच्छा, तो लोग कहते हैं ना कि 8 बजे के बाद बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए रात को, ये हम्म। मतलब मिथ है या फिर इससे फर्क पड़ता है सच में? जितना जल्दी हो सके अपने डिनर को रैप अप करो, अच्छा। बिकॉज अगर आप अपना डिनर जल्दी करते हैं, उसके बाद टाइम पर सोते हैं, तो आपकी बॉडी रेस्टोरेशन मोड में आ जाती है। मतलब आपकी बॉडी हम्म। प्रॉपर हॉर्मोन्स रिलीज करती है, प्रॉपर बैलेंस रहता है आपकी बॉडी में। कॉर्टिसोल का जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, ग्रेलिन और लेप्टिन का जो आपके हंगर हार्मोन्स रहते हैं, इनका प्रॉपर बैलेंस रहता है और आपको एक साउंड स्लीप आती है, जिससे आपका लिवर फंक्शन प्रॉपरली काम करता है। तो इस वजह से आपको ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके अपना डिनर रैप अप करो और उसके 2-2.5 घंटे के बाद आप सो जाओ। और जो रात को लोग जैसे आपने बताया नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं और फिर रात को क्रेविंग्स हो रही हैं, जोमेटो से चल रहा है, स्विगी चल रहा है, वहाँ पे खाना मंगा रहे हैं, कुछ भी मतलब ऐसी डाइट मंगा रहे हैं, तो वो जो खाना खा रहे हैं लोग, उससे कोई इफेक्ट हो रहा है बॉडी पे ज़्यादा? सबसे पहले तो आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। अभी रिसेंटली हमारे मोहाली में रेड पड़ी मोमो की फैक्ट्री पर। तो हम्म। कितने पैथेटिक अनहाइजीनिक कंडीशन में वहाँ पर मोमोज बन रहे थे। बिल्कुल। अगर आप किसी भी होटल का, किसी रेस्टोरेंट का बैक साइड से गुजरेंगे जहाँ से उनका दिखाई देता है किचन। कि किचन, तो देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन में बनकर आ रही हैं चीज़ें। आपको नहीं दिखाई दे रहा कि कितना तेल यूज़ हो रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा कि कौन सा तेल यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो जो भी हम लोग बाहर से खाना बनाते मंगवाते हैं, तो उसका हमें कुछ नहीं पता उसमें फैट, शुगर, नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटी, क्वालिटी भी कौन सा है। तो पहली बार तो बाहर से खाना मंगाने से ही हमारा डाइट इम्पैक्ट हो जाता है। सेकंड, हम लोग बैठे हैं आराम से अपना कुर्सी पर, हम्म। नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं, दरवाजे से कैरी लेकर आ रहे हैं, फिर उसी को देखकर खाना खा रहे हैं।
जब हम लोग टीवी देखते हुए, नेटफ्लिक्स देखते हुए खा रहे हैं, बिल्कुल हिल ही नहीं रहे हैं। हम्म। हमारे ब्रेन को नहीं पता चल रहा है कि हम लोग खाना खा रहे हैं। कभी कभी खत्म हो जाता है, हम देखते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। हम्म। ठीक है, हमारे ब्रेन को नहीं पता चल रहा कि हम खाना खा रहे हैं, एंजाइम रिलीज नहीं हो रहा, आपको स्मेल तक नहीं आ रही, आपको टच का सेंस भी नहीं हो रहा। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू दिस फूड? आपका खाना आपकी पांचों सेंसेस खाती है। आप उसे देखते हैं, हम्म। आप उसे स्मेल करते हैं, आप उसकी क्रिस्पीनेस को सुनते हैं, हम्म। आप उसे टच करते हैं, आप उसे च्यू करते हैं। जब आपकी पांचों की पांचों इंद्रियां उस खाने में इन्वॉल्व होती हैं, आपका खाना डाइजेस्ट भी होता है, उसका आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है, आपकी बॉडी वो एब्जॉर्ब भी करती है। जो भी आपकी बॉडी में इतना सब कुछ खाने के बाद भी डेफिशिएंसीज रहती हैं, वो भी प्रॉपर होती हैं, आपके हार्मोन्स भी प्रॉपर काम करते हैं। तो आपको आपकी पांचों की पांचों इंद्रियां आपके खाने की प्लेट में इन्वॉल्व करनी है। तो आप भी रूल फॉलो करते हैं 8 बजे वाला वैसे? मैं पहले से ही अर्ली डिनर करती हूँ। सो हम्म। मेरा, अगर मैं 7 बजे भी काम से जा रही हूँ, तो जो मेरा लंच रहता है और मेरा जो डिनर रहता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। वट एवर आई ईट इन द लंच, आई ईट द सेम थिंग इन माई डिनर ऑल्सो। हम्म। तो जो लंच का बना है वही डिनर में खाना है। तो इफ़ आई रीच माई होम बाय 7 और 6:30, द फर्स्ट थिंग आई डू, वॉशिंग माई हैंड, पे ग्रैटिट्यूड एंड हैव माई मील। अच्छा, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनकी नाइट शिफ्ट होती है, मतलब रात को काम करते हैं, हम्म। तो उस टाइम पे वो कैसे डील करेंगे इससे 8 बजे के बाद? जो, कोई रात को भूख तो लगने वाली है। सी दिस इज द न्यू एरा, हम लोग प्रैक्टिकलिटी में ही बात करेंगे। हम्म। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जिनका नाइट रूटीन है, जिनका दिन ही रात से शुरू होता है, हम्म। वो कैसे करेंगे? तो जो भी उनका सोने वाला टाइम है उसको उनको फिक्स करना है। जैसे उनका नाइट का शिफ्ट है, उनकी 9 बजे, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक जॉब होती है। ठीक है, मान लो हम्म। रात के 10 हम्म। से सुबह के 6 बजे तक उनकी नौकरी है। 6 बजे वो अपने ऑफिस से आए, सेम चीज़ करी, ऑफिस से आके खाना खाया, 7 बजे तक आपका खाना हो गया, 10 बजे तक आपने अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ करी, जो भी आप करते हैं, जर्नलिंग, क्लीनिंग, प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डे एंड एवरीथिंग, और फिर आप सो गए। तो उनके डिनर और उनके सोने के बीच में 2.5-3 घंटे का जो फ़र्क है, उसमें आपकी डाइजेशन हो जाएगी और आपका जो रूटीन है वो उसी तरह का सेट हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि जो रात होती है उसको मतलब, क्योंकि वो दिन में सो रहे हैं, हम्म। आप अपने घर में डिम वार्म लाइट्स यूज़ करें, बिकॉज बाहर से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रहा है। बिकॉज जब आप डिम वार्म लाइट यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली होता क्या है, बेसिकली जब हम लोग कंटिन्यूसली फ़ोन को देखते हैं या हमारी आंखों पर लाइट पड़ती रहती है, हम्म। तो जो हमारी आइज़ हैं, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। हम्म। हमारी आंखों पे ब्लू लाइट पड़ रही है फ़ोन की या टीवी की या बाहर की लाइट ही मान लो, बिकॉज उनका आप हम्म। नाइट शिफ्ट की बात कर रहे हो। जब आपकी आंखों पर फ़ोन की ब्लू लाइट पड़ती है, तो आपकी आंखें ब्रेन को मैसेज देती है कि अभी तो सोने का टाइम ही नहीं हुआ। ठीक है, तो वो मेलेटोनिन रिलीज नहीं करता। जब मेलेटोनिन रिलीज नहीं होता तो आपको नींद नहीं आती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको नींद ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके ब्रेन को पता ही नहीं है कि मेलेटोनिन यानी कि स्लीप हार्मोन रिलीज करने का टाइम हो गया है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया है ब्लू लाइट से, हम्म। टीवी से, फ़ोन की स्क्रीन से, जिसकी वजह से हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा और आप बस करवटें पलटते ही रह जाते हो, आपको नींद नहीं आती है। एक गुड स्लीप बहुत ज़रूरी है, मतलब है ना, टाइम। तो अगर आप सो नहीं रहे हैं तो उससे भी बॉडी पे मतलब ऐसा इफेक्ट आ रहा है कि आपकी बॉडी फैट ज़्यादा जनरेट कर रही है बॉडी के अंदर, है ना, और आप मोटे हो रहे हो और आपकी स्ट्रक्चर आउट हो रही है, सोने से फ़र्क पड़ता है? सोने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपकी जो हेल्थ है उसका वन ऑफ द मेजर पिलर स्लीप है। आई विल लूज लॉट ऑफ मनी बाय सेइंग इट। आप जितनी भी डाइटें शाइटें कर लो, आप जितना जिम एक्सरसाइज कर लो, आप एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स ले लो, हम्म। अगर आप अपना प्रॉपर सो नहीं रहे हैं, nothing is going to benefit, nothing. Make sure you sleep at a fixed time. आपका एक स्लीप का रूटीन हो, हम्म। आप स्लीप का एक रिचुअल हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थक कर आते हैं, खाना खाते हैं और बस बिस्तर में लेट जाते हैं। कुछ लोग तो अपना मॉर्निंग का बिस्तर भी नहीं उठाते होते। हम्म। उठे, बिस्तर ऐसे ही पड़ा है, खाना वाना खाया, ऑफिस गए, स्किप हो गया ब्रेकफास्ट, ऑफिस चले गए, ऑफिस में जाके कॉफ़ी पी ली, काम वाम किया, पूरे दिन के थके हुए हैं, आके खाया, ऑर्डर किया, बनाया, जो मर्जी, उसी बिस्तर में जाकर सो गए, उसी बिस्तर पे खा रहे हैं, उसी बिस्तर पे पढ़ रहे हैं, उसी बिस्तर पे फ़ोन चला रहे हैं। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका ब्रेन
पहचान पाएगा कि हाँ ये मेरी सोने की जगह है। आई ऑलवेज टेल, जब मेरे पास हॉस्टल के बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, या जो भी काम कर रहा होता है जिनके पास एक रूम होता है, आप अपने उस छोटे से रूम में भी स्पेस डिवाइड करो कि हाँ ये मेरा बेड है और यहाँ पे मैं सिर्फ सोऊंगा या सोऊंगी ही। आपके सामने वाला कॉर्नर है, आप उस कॉर्नर को रख दो, यहाँ पर बैठ कर मैं पढ़ूंगी। ठीक है, आप अपना एक कॉर्नर बना दो, नीचे बैठ कर आराम से मैं चौकड़ी मारकर, आपके पास छोटा सा टेबल है, स्टडी टेबल, उसके ऊपर रख कर अपनी प्लेट में खाऊंगी। अपने छोटे से कमरे को भी इतना प्यारा बना दो कि वो एक आपका घर बन जाए और हर चीज का अपना स्पेस हो, ताकि जब आप स्टडी टेबल पर जाओ, आपका ब्रेन आइडेंटिफाई कर दे, हाँ ये मेरी कंसंट्रेशन की जगह है, यहाँ पे मुझे पढ़ना है, यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टिव होना है। जब आप बेड पर जाओ, आपको पता चल जाए कि हाँ ये मेरी रिलैक्सिंग की जगह है, मैं यहाँ पर जाते ही आराम से सो सकती हूँ, ये मेरी खाने की जगह है, यहाँ पर मेरा डाइजेशन होना है। सो डिवाइड योर स्पेस सो ब्यूटिफुली दैट योर ब्रेन कैन आइडेंटिफाई कि हाँ ये स्पेस है और इस चीज़ की जगह है। एंड क्योंकि आप नींद की बात कर रहे थे, आई बिलीव एवरी वन शुड हैव अ नाइट रूटीन। आप जब भी अपने घर पर आते हैं, काम करके आते हैं, कहीं से भी आते हैं, मेक श्योर यू वॉश योर हैंड, वॉश योर फीट। सोने से पहले अगर आप नहा नहीं सकते, अपने हाथ पैर को धोएं। आने के बाद सोने से पहले भगवान को थैंक यू करें कि उन्होंने आपको इतना अच्छा लाइफ दिया है। आपको जो जो काम कल करने हैं उसकी आज लिस्ट बना लो। मुझे पॉडकास्ट करना है, मुझे क्लाइंट के डाइट प्लान्स भेजने हैं, मुझे कुछ नया सीखना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू टुमारो, मेक द लिस्ट टुडे। सोने से पहले डीप ब्रीथ करेंगे, बहुत सिंपल है, अपना एक हाथ चेस्ट पे रखते हैं, एक हाथ बेली पर रखते हैं और सबसे पहले अपने पेट को फुलाते हैं। आप एब्डोमेन ब्रीथ करते हैं, फिर आप अपने चेस्ट से ब्रीथ करते हैं, फिर आप अपने थोरेसिक रीजन से ब्रीथ करते हैं, इस तरह से। और ऐसे 10-15 सांसें लेकर you go to the sleep and you will actually see the difference happening in your life. अगर किसी को नींद का दिक्कत रहता है तो few small tips that can be added upon. आप बनाना के साथ पॉपी सीड्स खा सकते हैं, ये मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। पहली चीज़ आप कर सकते हैं, आप सोने से पहले अश्वगंधा ले सकते हैं, ये भी आपके कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को रिलैक्स करेगा। अंडर कंसल्टेशन आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। और सोने से पहले आप योग निंद्रा प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा। व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग दिस, आप अपनी लाइफ को स्लोली एक हैप्पी पीसफुल मोड में डालते हैं। सोने से पहले आप कैमोमाइल टी भी पी सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसमें 1 से 2 ड्रॉप आमंड ऑयल के ऐड कर लो एंड योर स्लीप विल बी योर बेस्ट। ये मिथ है या फिर सच्चाई है? लोग कहते हैं कि सोते हुए सबसे ज़्यादा वेट कम होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सोते हुए सो रहे हैं तो भाई वेट कम हो रहा है। बेसिकली आपकी बॉडी में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है बीएमआर और एक बीएमआई, तो आपने सुना ही होगा। बीएमआर इज बेसिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपकी बॉडी, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, सोए हुए हैं, तो भी 60-70% और इवन मोर कैलोरीज यूटिलाइज कर रही है। आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, आप ब्रीथ कर रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, आपके पुराने सेल्स टूट रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रह रहा है, किडनी यूरिन फिल्टर आउट कर रही है, सब कुछ हो रहा है बॉडी में। इस प्रोसेस को भी आपके मोर देन 50%, रफली 70% आपकी बॉडी का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो इसी में चला जाता है। तो आपने कुछ अगर आप नहीं भी कर रहे हैं सो ना, जाओ। नहीं, तो भी आपका कैलोरी बर्न हो रहा है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि इंसान सोए सोए भी कैलोरी बर्न करता है। हाँ, इंसान हमेशा कैलोरीज बर्न कर रहा है। मैं और आप बात कर रहे हैं, हम लोग कैलोरीज बर्न कर रहे तो हैं। ये सबसे आसान तरीका नहीं है कि सो जाओ, बस सोते सोते कैलोरी बर्न हो रही है, मज़ा आ जाएगा। बट ये फिक्स है ना, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कितना डाइजेशन में से कैलोरीज बर्न कर लेंगे, जितना वो करेगा उतना ही बर्न कर पाएगा। ठीक है, टू ऐड ऑन आपको आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपको आपकी डाइट और ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए, आपका हार्ट प्रॉपर फंक्शन करे, लंग प्रॉपर फंक्शन करे, ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करे, इसके लिए आपको आपकी स्लीप, डाइट और मूवमेंट, तीनों चीज़ों पर काम करना है। अच्छा, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपना डाइट प्लान दिखाते हैं कि हम तो ये डाइट प्लान फॉलो करते हैं जी। सेलिब्रिटी डाइट प्लान और एक कॉमन मैन का डाइट प्लान जो होता है, लोग कई बार उनको मैच करने की कोशिश करते हैं कि जी सलमान खान तो ये वाली डाइट लेता है, जॉन अब्राहम तो ये वाली डाइट लेता है, मैं भी यही लूँगी, है ना। कटरीना कैफ ने तो बताया था, मैं तो सोने से पहले ये वाली चीज़ करती हूँ, है ना, ये वाली ग्रीन टी पीती हूँ, वो करती हूँ। तो क्या जो कॉमन मैन है उसको इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें? मतलब
उनके लिए खतरनाक हो सकता है या अच्छा होता है उनका डाइट प्लान आपके हिसाब से? आपने रिसेंटली सुना होगा करण जौहर ओमैड कर रहे हैं हम्म 1 मील अ डे। अब 1 मील अ डे में क्या होता है, आप पूरा दिन का सिर्फ एक ही मील खाते हैं। वो जो आपकी थाली है 1 मील की, उस थाली को आपके दिन के सारे माइक्रोस और मैक्रोस, मतलब कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सब कुछ एक उस थाली को ही देना है। ठीक है। तो करण जौहर तो कोई भी डाइटिशियन अफोर्ड कर सकता है जो उनके लिए एक ऐसा मील प्लान करे जो उस एक थाली में सब कुछ हो पा रहा है। बट हम्म मैं, आप या कोई भी इंडिविजुअल इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक डाइटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक मील में उनको सारा न्यूट्रिशन ला कर दे दे, बिकॉज दे हैव द सर्विलेंस ऑफ द न्यूट्रिशनिस्ट, दे हम्म हैव द सर्विलेंस ऑफ द ट्रेनर्स, उनके पास सबका एक्सेस है, उनका मील प्लान उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। सेकंड, बहुत सारे लोग होते हैं जो ओमैड शुरू कर देते हैं, बिकॉज करण जौहर तो उसको देख के यंग दिखने लग गया, मैं भी ओमैड शुरू कर देती हम्म हूँ। ओमैड सबके लिए नहीं है। आपको गट इशू है, आपको आईबीएस है, आप डायबिटीज के पेशेंट है, आपके लिए ओमैड नहीं है। इवन मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे लिए भी ओमैड नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट समवन हु कैन शिफ्ट टू ओमैड। आई हैव द हैबिट ऑफ ईटिंग आफ्टर एवरी 2 to 3 hours. So OMAD is completely personalized and customized and needs to be done under supervision and surveillance only. Similar with other ways of dieting, आप vegan लगा लो, आप कोई भी फॉर्म ऑफ डाइट लगा लो, जो सारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट की सर्विलेंस के अंडर ये सब कुछ करते हैं। इन जनरल अगर मैं उठा के कुछ भी कर लेती हूँ या आप कुछ भी कर हम्म लेते हो, वो आपके लिए सस्टेनेबल भी नहीं होगा और सूटेबल भी नहीं होगा। हम लोग कितने सारे सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, हम्म, वो रजनीगंधा प्रमोट करते हैं, हाँ 3-3 करोड़ मिल रहे हैं। क्या शाहरुख खान को 3 करोड़ 5 करोड़ इम्पैक्ट करेगा? कुछ नहीं है उसके लिए, कुछ भी नहीं है। मैं एक एडवर्टाइजमेंट देख रही थी, एक पर्सन ही है, वो इंटरव्यू ले रहे थे एक बच्चे का, और वो हम्म बच्चा रजनीगंधा खा रहा था या कोई और तंबाकू हम्म खा रहा था। तो उनको बोला कि भाई तू क्यों खा रहा है, और उसने जवाब दिया, जब शाहरुख खान खा सकता है तो मैं नहीं खा सकता। अच्छा सी द लेवल ऑफ इम्पैक्ट। शाहरुख खान ने तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करी है, द लेवल ऑफ इम्पैक्ट कि वो एक 13 साल का बच्चा खा रहा है, क्योंकि जब शाहरुख खान खा सकता है तो मैं नहीं खा सकता। तो आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज एक सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहा है, वो तो बिल्कुल ही नहीं, वो एलिबेट नहीं कहती इसमें चीनी मिला हुआ है, शुगर अच्छा नहीं है सेहत के लिए, देन शी विल एडवर्टाइज फ्रूटी, शी विल हम्म एडवर्टाइज पर्क, शी विल हम्म एडवर्टाइज एवरीथिंग दैट विल गिव हर द मनी। सो दीज आर सेलिब्रिटीज, दीज आर द एक्टर्स, नॉट द कंसर्न पीपल ना। बट ये तो एक सेपरेट सेगमेंट हो गया। हम्म आज के दिन में डॉक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एवरीवन इज सेलिंग जो उनको पैसे दे रहे हैं। सो कोर आपका अगर आप में एथिक्स है तो आप कभी वो चीज़ सेल नहीं करोगे, कभी अपने पेशेंट को रिकमेंड नहीं करोगे जो अच्छा नहीं है। अब आपने एक वर्ड यूज किया था वीगन। हम्म। ये ड्रामा बहुत है आजकल लोगों में, मतलब कि सेलिब्रिटीज ज्यादा कर रहे हैं कि हम तो वीगन डाइट लेते हैं जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और जबकि उनको पता नहीं है कि कुछ चीजें वो ऐसी ले रहे हैं जो नहीं भी लेनी चाहिए, और जो चीजें वो मिस कर रहे हैं वो जरूरी है लेना। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं वीगन डाइट में? बेसिकली वीगन डाइट ये है जिसमें आप कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। ठीक है। हम्म मैं वेजिटेरियन हूँ, बट आई विल नॉट से दैट आई एम अगेंस्ट वीगनिज्म। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, I am born and brought up eating dairy, having milk every single day. हम्म मुझे दूध माना गया बचपन से ही कि दूध नहीं पिया तो क्या हो गया। हम्म बट नाउ द डेयरी इंडस्ट्री हैज़ गॉट सो सीवियरली इम्पैक्टेड कि हम लोग गाय को, अपनी प्यारी गौ माता को बोविन ग्रोथ हार्मोन देते हैं। गाय को हम लोग बोविन ग्रोथ हार्मोन देते हैं ताकि वो दूध कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हम्म करते रहे। गाय को हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि वो बीमार ना पड़े। ठीक है। गाय के जो, जहाँ से हम लोग दूध दूध निकालते हैं, थनों में इतना ज़्यादा पस फॉर्मेशन हो जाता है, हम्म वो ऑटोमेटिकली हमारे दूध में आ रहा है। हम्म अब ये जो मैंने दूध निकाला, इसमें एंटीबायोटिक है, इसमें स्टेरॉइड्स हैं, इसमें ग्रोथ हार्मोन है और इसमें पस है। ये दूध का पैकेट अब जा रहा है बाकी सब। आपके पास, मेरे पास, मेरे बच्चों के पास। ठीक है। एक ये दूध का पैकेट हो गया। इसके अलावा हमारी एडल्ट्रेशन मार्केट है जो इसके बिना ही यूरिया से दूध बना देती है। हम्म हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा कंजप्शन है डेयरी का कि जितना प्रोडक्शन है उससे डबल कंजप्शन है। कहाँ से आ रहा है वो दूध? हम्म पानी की मिलावट इज़ फाइन, बट हम लोग किस किस फॉर्म में एडल्ट्रेशन को पी रहे हैं।
तो डेयरी इंडस्ट्री पहली बात तो, अगर आपको शुद्ध दूध भी मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है? इस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। अब बोलो कि आप ये दूध पियोगे, अगर मैं आपको एक ग्लास में ये वाला दूध दूंगी, आपके सामने उसमें एक पिल एंटीबायोटिक की, एक पिल हार्मोन की, एक बूंद पस की डालूंगी, आप ये दूध पियोगे? बिल्कुल, मैं तो वैसे ही दूध नहीं पीता और अब तो बिल्कुल ही नहीं पीने हाँ। वाला। तो आई एम नॉट समवन हु इज सेइंग दैट वेजिटेरियनिज्म इज बैड और वीगनिज्म इज गुड, बट हमारा जो प्रोडक्ट है दूध, वही जब अच्छा नहीं रहा तो उसके फायदे कैसे अच्छे हो सकते हैं? एंड दैट्स व्हाई पीपल हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टू वीगनिज्म। हम्म। अगैन वीगनिज्म सब अफोर्ड नहीं कर सकते, बादाम का दूध हो गया, ओट्स का दूध हो गया, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सो वी पीपल आर स्टिल वेजिटेरियन इस वजह से, बट हम्म। यस। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आपने दूध की बात करी, दूध के अंदर लैक्टोज होता है बेसिकली, है ना? तो कुछ लोग कहते हैं, मैंने इंस्टाग्राम रील्स देखी, कई ब्लॉग्स पढ़े, तो वहाँ पे लिखा है कि जो एक एडल्ट की बॉडी होती है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती। हमारी मतलब फिल्ट्रेशन करने के लिए कुछ है ही नहीं बॉडी में, उसको अलग ही कर देता है। जो बच्चा होता है छोटा, इसीलिए मतलब वो उसको दूध पीना है तो वो उसकी बॉडी की नीड है। बट जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो आपकी बॉडी को नीड ही नहीं होती लैक्टोज की। ऐसा सच है ये? आपकी बॉडी में एंजाइम होता है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर लेता है, लैक्टेज एंजाइम होता है, बट बहुत सारे लोगों को विद एज डाइजेस्टिबिलिटी इशू हो जाता है, जिसकी वजह से उनको इन्फ्लेमेशन, लूज स्टूल, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है और हम्म। लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। उनको कम्प्लीटली लैक्टोज अवॉइड करना चाहिए, बट इफ़ यू आर ओके कंज्यूमिंग लैक्टोज, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, जैसे पर्सनली मुझे लैक्टोज से कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो मैंने तो ये सुना था कि आप ले भी लो, आपको कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, बट कोई फायदा नहीं हो रहा है आपको दूध पीने से। फायदा इसलिए नहीं हो रहा कि दूध एडल्ट्रेटेड है, नुकसान ही हो रहा है। हम्म। मेरे पास जो भी पीसीओएस के पेशेंट्स आते हैं, हम्म। मैं उन्हें कहती हूँ आप डेयरी छोड़ दो। डेयरी बहुत सारे केसेस में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। फर्स्ट थिंग, हम्म। आपको बहुत सारे लोग जो एक्ने हैं जिनके फेस पे, अगर आप उन्हें फर्स्ट थिंग डेयरी छुड़वा देते हो तो यू विल सी द डिफरेंस। बट अदर देन दैट, हमारा जो दूध है उसमें हॉर्मोन्स है। मैं किसी के हॉर्मोन्स के साथ डील कर रही हूँ, हार्मोनल एक्ने के साथ डील कर रही हूँ, हम्म। हार्मोनल पीसीओएस के साथ डील कर रही हूँ, और फिर मैं उनको आर्टिफिशियल हार्मोन दूध के फॉर्म में दे रही हूँ। सो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू वर्क इन एनी केस। कंपनीज की बात भी करते हैं, जो कंपनीज हैं, जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, वो कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के साथ खाने के नाम पे। कि अगर आप सप्लीमेंट की बात भी करते हो, सप्लीमेंट के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो लेनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सप्लीमेंट जो आपको याद होगा, जब हम लोग छोटे होते थे तो कैल्शियम के सप्लीमेंट आते थे क्यूट सी बॉटल में, हम हाँ, लोग वो वो मैंने खाते देखा थे है, ना। बहुत खाया। सब खाते थे छोटे वाइट रंग होते की थे। वो हाँ होती हाँ, थी, हाँ। वाइट रंग की बॉटल आती थी, उसमें से कैल्शियम के सप्लीमेंट हड्डी खाते हैं। बनी होती थी उस पे। हाँ एग्जैक्टली, है ना, वो हाँ। खाते थे। थोड़े 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 बड़े हो गए, अब मैग्नीशियम का ज़माना आ गया है, ठीक है। हम्म। अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें मार्केट में आती रहती हैं, बट सप्लीमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड है या नहीं ये जानना पहले ज़रूरी है। बेस फॉर सप्लीमेंटेशन, गेट योर लैब टेस्ट डन। जब आप अपने लैब टेस्ट करवा लोगे, आपको पता चल जाएगा मुझ में विटामिन डी की कमी है, मुझे कैल्शियम चाहिए, मुझे आयरन चाहिए, मुझे फॉलिक एसिड चाहिए, मुझे क्या चाहिए। जो भी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, आप उसका सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, बट द पॉइंट हेयर इज कि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। मैंने आपको आयरन भी दे दिया, कैल्शियम भी दे दिया, आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ही नहीं है। इसके लिए आपकी सप्लीमेंट्स की टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लो अगर आप मैग्नीशियम ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम आपको सोने से पहले लेना है। जब आप उसे सोने से पहले लेंगे, आपको अच्छी गहरी नींद आएगी, आपका स्किन अच्छा होगा, आपका हार्ट अच्छा होगा, आपका हेयर अच्छा होगा, आपका ओवरऑल बॉडी अच्छा होगा। उम्र के एक एज आती है जब आपको कैल्शियम और आयरन दोनों के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट अगर आप एक साथ लेते हैं तो वो आपकी एब्जॉर्प्शन को इम्पैक्ट करते हैं। आपका कैल्शियम और आयरन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कैल्शियम आपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले लिया, या आयरन आपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले लिया, और लंच के बाद आपने कैल्शियम ले लिया। हम्म। सिमिलरली विटामिन डी ले रहे हैं लोग फास्टिंग में, और लोग विटामिन डी ले रहे हैं क्योंकि विटामिन डी की कमी है, हम्म। नहीं। विटामिन डी फैट के साथ ही सॉल्युबल होता है। हमेशा इसको अपने खाने के बाद लो, क्योंकि आपके खाने में फैट हम्म। होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी रैंडम उठा के, क्योंकि मार्केट में आपको पिक नहीं करना है। अच्छा, जैसे ये लो फैट डाइट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये सच में कामयाब है या फिर सिर्फ शुगर ट्रैप है? सबसे पहले तो लो फैट, लो शुगर, शुगर फ्री। सबसे पहले सबसे बड़ा तो ये है ना, शुगर फ्री इंडस्ट्री। हम्म। ये जानना ज़रूरी है कि शुगर फ्री है क्या।
है क्या ये शुगर फ्री? शुगर फ्री मतलब जो उसमें हमारी जो चीनी है, वाइट शुगर है, वो नहीं है। वो नहीं है तो क्या है? शुगर के ऑल्टरनेटिव्स है। अब वो नेचुरल शुगर के ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं और आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमारा हनी आ गया, जैगरी को हम नेचुरल कहते हैं, डेट्स को हम लोग नेचुरल कहते हैं, स्टिविया को हम लोग नेचुरल कहते हैं, मंक फ्रूट को हम लोग नेचुरल कहते हैं, ये नेचुरल हो गए। आर्टिफिशियल में आ गया हमारे पास एस्पार्टेम, सुक्रोज, सुक्रोलोज, फ्रक्टोज, xylitol एंड मेनी। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी ऑफ स्वीटनर हमारे पास आ गए। अब अगर आपको जीरो कैलोरी स्वीटनर चाहिए तो आप सेफेस्ट जीरो कैलोरी स्वीटनर आई ऑलवेज से इज मंक फ्रूट स्वीटनर। ठीक है, कि आपको आफ्टर टेस्ट भी नहीं देता, चीनी जैसा ही है। स्टिविया इज ऑल्सो गुड, बट स्टिविया का आफ्टर टेस्ट रहता है। अगर आपको कैलोरी से कोई दिक्कत नहीं है, आप जैगरी भी ले सकते हैं, आप डेट भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर आप जो भी चीनी वाली आइटम लेते हैं उसको हेल्दी समझ के नहीं लेना है कि गुड़ खा लिया क्योंकि ये हेल्दी है, डेट खा लिया क्योंकि हेल्दी है, नहीं। सिर्फ स्वीट की चीज़ें आपको आपके टेस्ट के लिए लेनी है, ना कि हेल्थ के लिए। आई टेल यू स्टोरी। तो मेरे पास एक पर्सन आए और वो शुगर के पेशेंट है और वो कहते कि मैं तो चीनी खाता ही नहीं, मैंने चीनी छोड़ ही रखी है, बहुत टाइम हो गया। तो मैंने कहा कि ठीक है, हमने उनको चाय वाय पिलाई और वो कहते कि ये तो फीकी है। तो अभी तो आपने बोला कि आप तो चाय पीते नहीं, मतलब आप तो चीनी खाते नहीं। बिल्कुल। कहते मैं इसमें गुड़ डाल के खा लेता हूँ। तो मैंने कहा कि गुड़ भी तो चीनी है। कहते नहीं बेटा, गुड़ से शुगर नहीं होती, चीनी से शुगर होती है। आपका जो गुड़ है और आपका जो चीनी है, दोनों गन्ने से बनता है। एक गन्ने को हम लोग लेस प्रोसेस करते हैं तो वो जैगरी रह जाता है, ठीक है, गुड़ हो जाता है। उसी गन्ने को हम लोग ज्यादा प्रोसेस करते हैं तो वो चीनी बन जाता है। अब जो लेस प्रोसेस्ड है, मतलब हमारा गुड़ है, उसमें कुछ विटामिन, मिनरल्स, थोड़े से आयरन और इम्प्योरिटीज भी हैं। तो हमने कह लिया कि गुड़ में तो मिनरल्स हैं, चीनी में तो मिनरल्स ही नहीं है, तो चीनी में कोई और इम्प्योरिटीज भी नहीं है। तो गुड़ हो या चीनी, दोनों हमारा गन्ने से ही बना है, बस प्रोसेसिंग का डिफरेंस है। दोनों ही आपको कैलोरीज दे रहे हैं और दोनों ही आपकी शुगर को बढ़ाएंगे। अच्छा। आई थिंक कि हम लोग को थोड़ा सा लेबल पढ़ना आना चाहिए। अगर आप देखेंगे शुगर फ्री लिखा है, फिर टैक्स उसका लेबल पढ़ो। अगर कोई भी चीज़ OSE से एंड हो रही है ना, तो वो शुगर है। सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, ये सब चीनी है। अगर OL से एंड हो रही है, xylitol, मैलिटोल, एर्बिटॉल, सब चीनी है। AME, एस्पर्टेम, चीनी है। इसके अलावा मेपल सिरप हो गया, कॉर्न फ्लावर का शुगर आ गया, सब डिफरेंट डिफरेंट, माल्टोडेक्स्ट्रिन हो गया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर ही है। बट सिंपलेस्ट OSE, OL, AME, इतना देख लो, ये सब चीनी है। अच्छा, कुछ लोग ना डाइट कोक लेते हैं और साथ में अपना रेड बुल भी, आजकल डाइट रेड बुल आ चुकी है ना, हाँ ब्लू से कलर की, लाइट ब्लू कर दिया उसको थोड़ा सा। हाँ, वो क्या चीज़ है, उसके अंदर क्या क्या होता है? कार्बोनेटेड बेवरेज है, कैलोरीज नहीं है। अगर आप मुझे बोलो कि डाइट कोक और नॉर्मल कोक कौन सा बेहतर होगा, तो ऑफ कोर्स अगर आपको ज़्यादा पीने का आदत है तो डाइट कोक बेटर है। बट अगर आप वंस अ वाइल पीते हैं तो आप कोई भी पी लो, फ़र्क नहीं पड़ता होता। बट अगर मुझे कोई ऐसा फूड को रैंक करना हो वर्स्ट टू बेस्ट में, सो आई विल रेट दीज कार्बोनेटेड बेवरेजेस एज द वर्स्ट। दीज आर जस्ट शुगर एंड वाटर। अच्छा, कुछ चीज़ें ना ऑडियंस को ऐसी बता दीजिए, कुछ आम लोग जो मतलब डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और उनको पता ही नहीं लग रहा है कि यार हम ले रहे हैं। जैसे अभी आपने गुड़ वाली बात बताई है ना, तो आम में लोगों को पता ही नहीं लग रहा है, वो डेली बेसिस पे लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मतलब हमें शुगर है तो जी हम आ, चाय तो नहीं पियेंगे क्योंकि चाय में तो शुगर होती है, हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे जी। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो डेली बेसिस में लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं आपको एक रीसेंट बात बताती हूँ। मैं चेन्नई वेल्लोर से आ रही थी। वेल्लोर इज क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वहाँ से मेरा डायबिटीज़ एजुकेशन हुआ है एंड आई वाज एट द एयरपोर्ट। तो वहाँ पर एक लेडी थी, मैंने उनकी पैरों की तरफ देखा। अभी इतना सारा पेशेंट देख लिया ना डायबिटीज़ का, तो सीधा ध्यान पैरों की तरफ जाता है। तमिलनाडु वाली साइड यू विल सी लॉट ऑफ पीपल वॉकिंग नंगे पैर, वहाँ पे लोग नंगे पैर बहुत चलते हैं। और जैसे मैंने उनके पैरों की तरफ देखा, उनका एक ना पैर का अंगूठा कटा हुआ था और वो तिल का कुछ, तिल और गुड़ का कुछ खा रही थी। तो मैंने पूछा उनसे कि आपका तो, मतलब मैंने कहा आपका पैर एम्पुटेड हुआ है, मतलब आपका फिंगर कटा हुआ है क्या? तो वो कहती हाँ मुझे शुगर है। तो मैंने कहा फिर आप ये क्यों खा रहे हो? मतलब तिल और गुड़ का कुछ था उनके पास।
और बाय गॉड्स ग्रेस वो इंग्लिश समझ पा रही थी, बिकॉज तमिलनाडु में लोगों को लोकल लैंग्वेज आता है, ठीक है। तो मैंने कहा फिर आप ये क्यों खा रहे हो? तो वो मुझे कहती कि ना मेरा शुगर कम हो जाता है ना, इसलिए मैं ये टॉफियाँ हो गई ये सब कुछ खाते रहती हूँ। शी इज समवेयर राइट। अगर आपका शुगर कम रहता है, मतलब अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हो तो आपका शुगर कम हो सकता है और वो लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा कंडीशन है। बट इंस्टेड ऑफ हैविंग दोज टॉफीज और रसगुल्ला और गुलाब जामुन, अगर आपको लगता है कि आपकी शुगर कम हो रही है, आप ग्लूकोज की टैबलेट्स ले लो। वो आपकी बॉडी में इंस्टेंटली एनर्जी देगा, इंस्टेंटली एब्जॉर्ब होगा। इंस्टेड आप गुलाब जामुन खा रहे हो जिसमें फैट भी है, चीनी भी है, मैदा भी है, उसके एब्जॉर्प्शन में आपको फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा। सो आई ऑलवेज 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 से टू ऑल द डायबिटीज पेशेंट, शुगर पेशेंट, इंडिया हब है डायबिटीज का, कि अपने साथ ग्लूकोज कैरी करो। टॉफियों, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, गच्चक के सहारे पर मत रहो। ऑलवेज कैरी योर ग्लूकोज। जो भी इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं वो अपने ग्लूकोज कैरी करें, जो दवाइयाँ लेते हैं वो भी अपने ग्लूकोज कैरी करें। और अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो हमेशा आपका जो इंसुलिन है वो थर्मोस्टील की बॉटल में आइस क्यूब डालकर अच्छा। उसमें आपको इंजेक्शन आपका रखना है, फिर कैरी करना है। कुछ लोग अपने इंसुलिन के इंजेक्शन मान लो हॉस्पिटल जा रहे हैं अपने पॉकेट में डाल के चले होते हैं। आपका इंसुलिन आपको आइस क्यूब्स के साथ थर्मोस्टील बॉटल में ही कैरी करना है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे ना हमने कुछ इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो कि फिटनेस के बारे में चैनल बना के उस पे लोगों को वो बता रहे हैं, मतलब डेली बेसिस पे टिप्स दे रहे हैं, ये कर लो जी, ये करने से ये हो जाएगा, ऐसी डाइट ले लो, आपको मतलब डाइट प्लान भी बना के दे रहे हैं। और वो सर्टिफाइड भी नहीं है ना। जस्ट उन्होंने खुद को फिट रखा है, वो फिट दिख रहे हैं, तो वो लोगों को दे रहे हैं, मतलब एक चैनल रन कर रहे हैं। उनकी लोग ज़्यादा बात सुनते हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रही है, वो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं नए नए लाके, उनको स्पॉन्सर्स कर रही है कंपनी कि आप हमारा प्रोडक्ट प्रमोट कर दो जी, आपको इतना पैसा मिल जाएगा। जो लोग वहां से देखकर जो डाइट प्लान ले लिया है ना, खतरनाक है। बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जस्ट बिकॉज मैंने अपना वज़न 70 से 40, 70 से 50 कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका भी कर सकती हूँ, पॉइंट वन। दूसरा, आपकी हेल्थ सिर्फ आपका वेट ही नहीं होता, आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सेल्स डिजीज ऑनगोइंग होते हैं। आपका जो डाइट प्लान है उसको देखकर बनता है, आपके लाइफस्टाइल को देखकर बनता है। इवन आई टेल यू अ रियल लाइफ सिनेरियो। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी ये शेयर किया, तो मैं एक ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रही थी और एक पेशेंट आए और वो ऑलरेडी काफ़ी फेमस डाइटिशियन को फॉलो करते थे जिन्होंने कोई डिप्लोमा किया हुआ था, ठीक है। और वो उनको फॉलो करते थे और काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी वो, उन्हें फॉलो करते थे। वो उनसे मेरे पास आए तो मैंने उनसे, आई वॉज वेरी हैप्पी टू हर कि वो उन्हें फॉलो करते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो फॉलो हर, मैं उनकी रील्स वगैरह देखती रहती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, कहते मैंने कहा आप उन्हें फॉलो करते हैं, आप मेरे पास क्यों आए? सो ही टोल्ड मी कि मैं ओपीडी गया था अपना हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए, और ओपीडी में ना मैं चक्कर खाकर गिर गया। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो हम लोग ना अपने इंडस्ट्री में ना 24 आवर रिकॉल लेते हैं कि आपने पिछले 24 घंटे में क्या क्या खाया। तो जब मैं उनका रिकॉल ले रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ना अपने ब्रेकफास्ट में ना उस दिन रायता खाया था। तो मैंने पूछा कि आपने रायता क्यों खाया था? तो उन्होंने बताया कि उनकी डाइटिशियन ने ना उनको ब्रेकफास्ट में रायता दिया है ताकि वो ओके। अपना आराम से वजन कम कर सके। मुझे एक पॉइंट पे शॉक लग गया कि इंसुलिन का पेशेंट, जिनको हम लोग डिनर के बाद भी ना एक स्नैक देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंसुलिन बेसल और बोलस किस तरह से होता है उनको, आपने उस पेशेंट पे को रायते पे डाल दिया। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो इंसुलिन का डोजेज ले रहा है और आपने उनको रायता डाल दिया? उसकी बॉडी में तो शुगर इतना ज्यादा कम हो जाएगा, वो कोलैप्स करेगा ही करेगा। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन कि आप जब भी अपने लिए एक डाइटिशियन देखते हैं, ऑलवेज चेक कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है। सर्टिफाइड है भी या नहीं, झोला छाप तो नहीं है कहीं। ऑल्सो चेक कि उन्होंने अपने इंटर्नशिप्स कहीं से करे हैं कि नहीं। बिकॉज आप जब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं ना, आप हॉस्पिटल में देखते हैं ना कि ये पेशेंट, अपना हाथ लगाते हैं, उसको सुनते हैं ना, तो असली प्रैक्टिस होती है। आजकल बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑनलाइन आपको इंटर्नशिप करवा देते हैं, आपको जाना भी नहीं पड़ता वहाँ पे, बस वो हो रही है। आप नहीं गए वहाँ पे, आपकी इंटर्नशिप का हो गया, आप 2 बार गए, अपने लिया और आप हो गए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक टू एक्चुअली सी कि आप अपना डाइट प्लान किसी क्वालिफाइड एजुकेटेड
क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट से ले रहे हैं या नहीं, ठीक है। बिकॉज एक छोटी सी डाइटिशियन की गलती, एक छोटी सी इन्फ्लुएंसर की गलती, एक छोटी सी गलती एक पर्सन की जान जा सकती है। जैसे जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, उसमें अगर पेशेंट को बहुत कम शुगर हो जाता तो वो कोमा में जा सकता था। नाउ सी, वो एक छोटी सी गलती, उन्होंने अपने पैसे के लिए, उन्होंने कभी इतना क्रिटिकल केस हैंडल नहीं किया, सिर्फ पैसे के लिए वो रखा हुआ है अपने पास कि ठीक है आई विल हैंडल, और वो किस कंडीशन में पहुंच गया है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो एक बिजनेस कमर्शलाइजिंग की इंडस्ट्री नहीं है। ऑफ कोर्स आप मेहनत करते हैं, आपके पास माँ लक्ष्मी आती हैं, बट you should understand first, learn, work on yourself. It's a continuous learning process. अगर आप खुद पर हर रोज काम नहीं कर सकते, हर रोज सीख नहीं सकते, it's better you leave the industry. एज अ डायबिटिक एजुकेशन एक्सपर्ट, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो शुगर से होती हैं? और मैंने सुना है कि ज़्यादा अगर शुगर बॉडी में बढ़ जाए तो एम्पुटेट भी करने पड़ते हैं बॉडी पार्ट्स। ये I was बहुत। in CMC that time, और हमारे पास एक अलग से वार्ड है, फुट केयर का वार्ड। उसमें सिर्फ लोगों के पैर कट रहे हैं, गैंग्रीन वगैरह होने। तो होता क्या है कि जब आपको आपका जो शुगर है, आपका ग्लूकोज लेवल है बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको एक कंडीशन होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आम आदमी की भाषा में उसमें आपकी जो पेरिफेरी, आपकी टांगे हैं, आपके पैर हैं, उसमें आपको कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको दर्द ही नहीं होता है। पानी गिर गया, गर्म पानी गिर गया, कुछ नहीं पता चल रहा, काट डालो पता नहीं चल रहा। तो क्या होता है, आप चल रहे होते हैं, आप नेल कट कर रहे होते हैं, ठीक है, आपने नेल कट किया, हल्का सा नेल कट हुआ है, आपको हल्की सी चोट लग गई है, ठीक है, आपने उसको प्रॉपरली देखा नहीं, क्योंकि जब आपका शुगर होता है ना, आपका वूंड हील नहीं होता, आपका घाव भरता नहीं आसानी से, वो छोटा सा पॉइंट इन्फेक्शन गैंग्रीन कॉज कर देता है, स्प्रेड करके इतना ज़्यादा हो जाता है, आप उसका ख्याल नहीं रखते कि आपका पैर तक काटना पड़ सकता है। वन रियल लाइफ इंसिडेंट आई टेल यू, आई विल नॉट नेम एनी पर्सन, एनी इंस्टीट्यूट। was a person was working over there, और उन्होंने क्या अपना नेल्स कट कर रहे थे, उनका नेल कटर उनके किसी पॉइंट पर बाइट कर गया पैरों के, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अगले दिन वो फिर से वहां पर आए, हॉस्पिटल में काम किया, वर्कर थे वहां पर, होता गया होता गया होता गया होता गया, कुछ नहीं हुआ। पहले उनका टो मतलब पैर का अंगूठा एम्पुटेड हुआ, फिर उनका पैर एम्पुटेड हुआ, फिर उनका लेग एम्पुटेड हुआ, फिर उनकी बॉडी में इतना ज़्यादा गैंग्रीन स्प्रेड हो गया कि उनका डेथ हो गया। सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी एम्पुटेशन इज द सीवियर केस ऑफ डायबिटीज़। इसमें आपको अलग अलग तरह के फुटवेयर भी रिकमेंड होते हैं, लाइक एयर वॉकर, अलग अलग तरह के फुटवेयर्स भी आपको रिकमेंडेड होते हैं, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। बट इसके अलावा आपका पैर एम्पुटेड हो सकता है, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, ठीक है, आपका जो ब्रेन का फंक्शन है वो इम्पेयर हो सकता है, आपको समझना सुनना की कैपेसिटी आपकी डिफ़िकल्ट हो सकती है। सो मल्टीपल बीमारियां हैं जो आपको सिर्फ इससे होती है, और जो मोस्ट कॉमन इसके सिम्टम्स रहते हैं, पॉलीपेप्सिया यूरिया, मतलब आपको बहुत प्यास लगती है, आपको बार बार अगर आप बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपको बार बार वॉशरूम जाने के लिए हो रहा है, तो सिम्टम्स हैं कि आपको शुगर है, गेट योर सेल्फ टेस्टेड। अच्छा, तो जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना वो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा। मेरे सुनने में ये है, और जहाँ तक मुझे नॉलेज है और मैंने खुद भी देखा है, मेरे कजन्स डॉक्टर्स हैं तो वो बताते हैं मुझे बेसिकली एलोपैथी में इलाज ही नहीं है शुगर डायबिटीज़ का। ये सच है? जो मेडिसिन है वो एक पेशेंट केयर इंडस्ट्री है, आप पेशेंट हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। ये कोई लड़ाई नहीं है दो फील्ड्स में, दोनों फील्ड साथ के साथ काम करती हैं, तभी सक्सेस होता है, ठीक है, कोई इसमें कोई लड़ाई नहीं है। पेशेंट हो गया है, आपका पैर कटने पर आ गया है, और आप बोल रहे हो कि आप सिर्फ डाइट प्लान ही लोगे, उससे अलावा आप कुछ नहीं करोगे, रॉन्ग। पीपल विल लिसन दिस कि आई विल लूज मनी, कि डाइटिशियन ऐसा बोल रही है, नहीं, बट द पॉइंट हेयर, आपका पैर कटने को आ गया है, अगर आप अपना प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे हो, आज आपका पैर कट रहा है, कल आपकी टांग कटेगी, आप कोमा में जा सकते हैं, आपको डायबिटिक फुट हो जाएगा, आपको आपका विजन परमानेंटली चला जाएगा, कोई भी कंडीशन हो सकती है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अगर आपको शुगर हो गया है, आपका जो डॉक्टर है और आपका जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो एक साथ काम करता है, ताकि आप
एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। सेकंड, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें आप दवाइयाँ ले रहे हैं या आपके बुरे लाइफस्टाइल की वजह से हुई है, जो हमारी दुनिया में मेजॉरिटी लोगों को हो रही है, ठीक है, आप दवाई लेते हैं या आपकी लाइफस्टाइल की वजह से है, दैट डायबिटीज इज कंप्लीटली ट्रीटेबल विद अ डाइट प्लान इफ यू मेंटेन अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल। आप अपने खाने पर काम करते हैं, आप अपने स्लीप पर काम करते हैं, आप अपने न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, आप अपनी मूवमेंट पे काम करते हैं, आप इन सारे पैरामीटर्स पर जब काम करते हैं तो आपका जो डायबिटीज़ है वो प्रॉपरली ट्रीट हो जाता है विदाउट मेडिकेशन। और अगर आप मेडिसिन पर हैं तो आपके मेडिसिन का डोज भी कम हो जाता है, मेटफॉर्मिन, बीटा गुआनाइड्स आप जो भी ले रहे हैं उनका डोज भी कम हो जाता है और आप मेडिसिन से छूट भी जाते हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि एलोपैथी में इलाज है डायबिटीज़ का? इलाज बिल्कुल है, एलोपैथी इज अ मेडिसिन इंडस्ट्री ना। आयुर्वेदा भी तो आपको अलग अलग फॉर्म में हर्ब्स दे रहा है, दवाई दे रहा है, तो एब्सोल्युटली इलाज है। आप कह रहे हैं कि डायबिटीज़ का इलाज है, पर मैंने आज तक जहाँ तक देखा ना, 99% लोग सारी ज़िंदगी लगा देते हैं वही डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाने। मुझे लगता है यहाँ पे ना डायबिटीज़ का प्रॉपर इलाज तो नहीं है, बट हाँ ये है कि आप कंट्रोल कर रहे हो, बस गोलियां लिए जा रहे हो। और आप एक बार अगर डायबिटिक हो गए और आप एलोपैथी का सहारा लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी भर डायबिटीज़ की गोलियां खाते ही रहोगे, उसका कोई इलाज नहीं है। अब ठीक है, आप कह रहे हैं कि इलाज है, तो कैसे है वो बता दीजिए। ठीक है। अभी आपका डायबिटीज होता है वो सिर्फ एक दवाई वाला डायबिटीज नहीं होता है, हम्म। ठीक है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2, इसके अलावा मोडी, लाड़ा, जेस्टेशनल और भी होते हैं। आम आदमी के लिए दो तरह के डायबिटीज समझते हैं, एक टाइप 1, एक टाइप 2। टाइप 1 जिसमें आदमी दुबला पतला है, हमेशा नहीं, जनरल समझ लो। टाइप 2 जिसमें आदमी मोटा है, ठीक है। दो तरह के डायबिटीज हो गए। टाइप 1 वो आदमी है जो शुगर के इंजेक्शन ले रहा है और पता नहीं सालों साल से ले रहा है। और कैन यू बिलीव एवरी डे यू आर टेकिंग 4 इंजेक्शन इन योर स्टमक, ठीक है। ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले और एक डिनर के बाद, ताकि आपकी शुगर मेंटेन रहे, ठीक है। 4 इंजेक्शन एवरी सिंगल डे एंड यू मिस 1 इंजेक्शन यू विल गेट इनटू आईसीयू। अब इस सिनेरियो में क्या ये कभी ठीक हो सकता है? ये कभी ठीक नहीं हो सकता, बट ये मेडिसिन इंडस्ट्री ही है जिसकी वजह से वो पर्सन जी पा रहा है। दे आर पीपल गोइंग टू दिस, किड्स गोइंग टू द स्कूल विद देयर इंसुलिन पेन, इंजेक्टिंग ऑन देयर ओन। स्कूल जा रहे हैं, इंसुलिन पेन लेकर खुद से अपना इंजेक्शन लगा रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। लोग कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, बैंगलोर में, कॉग्निजेंट में, आई सी लॉट ऑफ पेशेंट्स काम करती हैं वो लड़कियां, इंजेक्शन ले रही हैं 4 दिन के और अपना काम कर रही हैं। ये जो कंडीशन है, इट्स अ मैनेजेबल कंडीशन विद द हेल्प ऑफ द इंसुलिन इंजेक्शन, विद द हेल्प ऑफ द एलोपैथी। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसका अब मैं बोलूँ कि मैं एज अ डाइटिशियन इसको ठीक कर सकती हूँ, नहीं, आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। बट अगर आप इस इंसुलिन के साथ अपना डाइट प्लान नहीं ले रहे हो, अब डाइट प्लान का मतलब ये नहीं है कि आप हल्का फुल्का खा रहे हो, नहीं, प्रॉपर डाइट प्लान नहीं ले रहे हो, तो कभी कभी क्या होगा कि आपका इंसुलिन का डोज तो ज्यादा होगा बट आपका खाना कम होगा, आपका इंसुलिन कम हो जाएगा, यू विल गेट इनटू कोमा। कभी कभी क्या होगा, आपका खाना ज्यादा होगा, आपका इंसुलिन का डोज कम होगा, योर शुगर विल स्पाइक। इसमें मल्टीपल चीज़ें होती है, जैसे नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है, आपका 3 बजे शुगर है वो बहुत कम हो जाता है, और जब आप सुबह उठ के देखते हैं तो आपका शुगर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो 3 बजे कम हुआ ना, बॉडी उसको मैनेज करने के लिए सुबह वाला ज़्यादा कर देती है। अब आप किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास या किसी अनक्वालिफाइड पर्सन के पास जाएंगे, वो तो दिखाएगा कि आपका जो सुबह का शुगर है वो बढ़ा हुआ है, मतलब आपको तो ज़्यादा इंसुलिन देना चाहिए, बट आपको 3 बजे का शुगर नहीं पता रात का। सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। तो डायबिटीज इज समथिंग दैट इज मैनेजेबल इन कॉम्बिनेशन विद डाइट एंड एलोपैथी एज वेल। तो इंसुलिन का मैं कुछ नहीं कर सकती, एक बात चलेगी। दूसरा, अगर मुझे टाइप 2 डायबिटीज है, मेरे गंदे लाइफस्टाइल की वजह से मेरा शुगर इम्बैलेंस है, मैंने ऐसा एक पर्सन, उसका डायबिटीज आपके लाइफस्टाइल ठीक करने से पूरी तरह से ठीक हो सकता है। वो दवाई ले रहा है,
उसका दवाई का डोजेज कम 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 होकर बिल्कुल कम हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉपरली ट्रीटेबल है। मेक श्योर कि आप अपने लाइफस्टाइल पे काम करते रहो। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, आज आप दवाई खा रहे हो, कल आप इंसुलिन खाओगे, परसों आपके टांग में नमनेस आ जाएगी, आपको बहुत प्यास भूख ये सब कुछ लगने लग जाएगी, फिर आपका पैर कट जाएगा, फिर कभी आपको दिखना बंद हो जाएगा, आपको हेयरिंग लॉस हो जाएगा, आपको दिमाग की दिक्कत हो जाएगी, आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, आपके हार्ट में स्टंट डल जाएंगे। अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे काम कर ही नहीं सकते तो फिर आपको ये कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल में ही एक सीएमसी में ही एक पेशेंट एडमिट थी, जेस्टेशनल डायबिटीज, क्वालिफाइड बैंक मैनेजर। जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब वो डायबिटीज जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर होती है। उनको एडमिट करके हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर खाना दिया और उनका शुगर मेंटेन है। क्यों? क्योंकि वो खा नहीं रही हैं सही। अगर आप प्रॉपर खाओगे नहीं, वॉक नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आपका शुगर बढ़ता जाएगा, आपका डायबिटीज बढ़ता रहेगा। एंड इंडिया इज अ हब ऑफ डायबिटीज। आप बहुत ही डेंजरस बीमारी है। एक छोटा सा आपका ग्लूकोज का लेवल आपका पूरा जीवन, और मेडिकल एक्सपेंस कितना ज़्यादा है आजकल, आप चल नहीं पाएंगे। आप अपने घर के सोल अर्नर ऑफ ब्रेड हैं, आप अकेले काम वाले आदमी हैं। ठीक है, आप किस तरह से आपका घर चलेगा अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप 2 डायबिटीज इज कम्प्लीटली ट्रीटेबल विद द डाइट। आपका मेडिसिन बिल्कुल छूट सकता है, आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। टाइप 2, टाइप 1 में आपको इंसुलिन के साथ साथ, टाइप 1 वो है जो बचपन से ही इंजेक्शन लिया जा रहा है, ठीक है, उसमें आपको इंसुलिन के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना ही पड़ेगा। सो आई विल से, चाहे टाइप 1 है, चाहे टाइप 2 है, चाहे मोडी है, लाडा है, जेस्टेशनल है, कोई भी तरह का डायबिटीज है, lifestyle is very 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 important. A bad lifestyle can directly put you into ICU and directly lead to coma as well. अच्छा, जो ये एम्पुटेट करने की जब बारी आती है तो वो कौन से लेवल का डायबिटीज होता है? It's a final stage. It again depends on कितना आपका amputate हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए जो गैंग्रीन इसी से होता है ना बेसिकली। गैंग्रीन इज बेसिकली कि आपको छोटा सा कट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, वो फर्दर गैंग्रीन। सो इट्स अ कट, इट्स अ वुंड, any kind of cut or wound that further leads to infection, further lead to gangrene. इन्फेक्शन, माइक्रोब ग्रो करेगा जल्दी, मीठा है, माइक्रोब फास्ट ग्रो करेगा, माइक्रोब के लिए खाना है उसमें, फास्ट ग्रो करेगा, हीलिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अच्छा, एलोपैथी में इसका इलाज है? जब शुगर बढ़ रखी है, किसी के एम्पुटेट करने की बारी आ गई है, क्या कर सकते हैं उसमें? एलोपैथी में आप क्या कर सकते हैं? आपका पैर काट सकते हैं, बस। ठीक है, आपको दवाई दे सकते हैं, वो जी आपने सकते हैं। जोंक ट्रीटमेंट के बारे में सुना है? जोंक, जोंक होती है ना, लीच, लीच इसको लीच बोलते हैं। मैं ट्रीटमेंट, हिंदी में हाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑडियंस ज़्यादा हुआ है, हाँ, लोग समझ पाएंगे। लीच ट्रीटमेंट। लीच ट्रीटमेंट होता है, मेडिकेटेड लीच यूज़ की जाती है उसके अंदर। और ये ट्रीटमेंट बेसिकली अब एलोपैथी में यूज़ करने लगे हैं, डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, बट ये ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा का, ठीक है। तो आयुर्वेदा के अंदर ये ट्रीटमेंट है। मेरे ब्रदर ने मुझे बताया और उसने मुझे रिपोर्ट्स दिखाई, पैर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि एम्पुटेट ही होगा, अब कोई इलाज नहीं है। लीच ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने उसका पैर चलता कर दिया, मतलब डेड डेड हो गया था पूरा बिल्कुल। पर उसके बाद 1 डेढ़ 2 महीने के बाद उसका पैर मतलब उन्होंने ओके कर दिया। तो ऐसी चीज़ें एलोपैथी क्यों नहीं यूज़ करती, मतलब क्यों नहीं लिखती है इन ट्रीटमेंट्स को, क्यों नहीं ऐड ऑन करती है अपने अंदर? ऑनेस्टली ये जो आपका लीच ट्रीटमेंट है, आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू बिलीव इन दिस पर्सपेक्टिव मच, क्योंकि मैंने आपसे सुना है और बहुत सारे और लोगों से भी सुना है, देयर इज ऑलवेज समथिंग इन द बैक। जैसे हमने जो हमारे सिद्धू जी हैं, उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ का कैंसर ठीक हो गया सिर्फ ये पानी पी के। क्वालिफाइड डॉक्टर्स वर्किंग इन द बैकग्राउंड, क्वालिफाइड डाइटिशियंस जो उनके पीछे काम कर रहे हैं, इतने क्वालिफाइड लोग जो कीमोथेरेपी कर रहे हैं, ठीक है, लाखों का एक्सपेंस जो उन पर हुआ और एक पानी से ठीक हो गया। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो WHO है बेसिकली, है ना, और जो सारे मतलब कंट्रीज़ में जो भी चल रहा है बेसिकली, ये सब ना मिली भगत है। और जो हमारा आयुर्वेदा उसको दबाने के लिए और एलोपैथी को ऊपर उठाने के लिए ये सिर्फ एक झांसा है लोगों को कि आयुर्वेदा से कुछ नहीं हो सकता, स्लो है, और सिर्फ एलोपैथी पे बिलीव करो। कुछ ऐसे लोगों को मरवा भी दिया गया जो कि इसके खिलाफ जिन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, ठीक है, उनका नाम सब लोग जानते हैं आज, है ना, उनको मरवा दिया। और वो डायबिटीज़ के लिए उन्होंने कुछ ऐसे इलाज बताए थे,
उन्होंने लाखों लोगों की डायबिटीज ठीक किया उससे। डायबिटीज जो है वो एक आपके लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर है, ठीक ये है। बीमारी नहीं है। हाँ, आपका एक बुरा लाइफस्टाइल है जिसको आप ठीक नहीं करते, जो बीमारी की तरफ लेकर चला जाता है, हम्म। ठीक है। पहली बात तो अगर मैं आपको बोलूंगी ना, अगर मैं आपको दालचीनी दूंगी ना, दालचीनी एक्चुअली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ग्लूकोज, शुगर का लेवल। बट अगर मैं आपको बोलूंगी ना कि मैं आपको सिर्फ दालचीनी दूंगी आप ठीक हो सिनेमॉन। जाओगे, सिनेमन है ना, मैं आपको दालचीनी सिनेमन दूंगी आप ठीक हो जाओगे, नहीं। एक अकेली चीज नहीं काम करती है। डायबिटीज का अकेला रामबाण इलाज है आपका पूरा लाइफस्टाइल मैनेज करना, और आपका टाइप 2 डायबिटीज प्रॉपरली मैनेजेबल हो जाता है अगर आप अपना लाइफस्टाइल पर काम करते हैं। अगेन आपके लाइफस्टाइल में आप कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अपनी डाइट पे काम करो, अपने स्लीप पे काम करो, अपने वॉकिंग पे काम करो। ये चीज़ मैंने सीएमसी में ही थी की है, थैंक्स टू सिस्टर मर्सी, उन्होंने हमें सिखाया ये एक स्ट्रैटेजी कि अगर कोई आदमी चलता ही नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो, उनको 5-5-5 मिनट रूल बोलो। मतलब कोई पेशेंट आ रहा है, वो बोलता मैं तो कभी चला ही नहीं, मैं नहीं चल सकता। सो आपने प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि कोई इंसान कभी चलता ही नहीं होता है, वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता होता। तो मैंने ये सीएमसी में ही बात सीखी, तो थैंक्स टू सिस्टर मर्सी, उन्होंने बताया कि यू फॉलो 5-5-5 सेकेंड रूल। इस रूल में क्या होता है कि अगर कोई इंसान बिल्कुल ही नहीं चलता है, आप 5 मिनट स्लो वॉक करो, 5 मिनट फास्ट वॉक करो, फिर 5 मिनट स्लो वॉक करो। ऐसा आप 3 दिन के लिए करो। चौथे दिन उनको बुलाओ अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल, 5 मिनट स्लो वॉक, 9 मिनट फास्ट वॉक, अगेन 5 मिनट स्लो वॉक। 3 दिन करवाओ, फिर से बुलाओ, बुलाओगे नहीं तो नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। फिर से बुलाओ फॉलोअप के लिए, 5 मिनट स्लो वॉक, 12 मिनट फास्ट वॉक, 5 मिनट स्लो वॉक। 12 वीक्स में आपको आपके पर्सन को 45 मिनट्स ऑफ फास्ट वॉक में ले आना है। 5 मिनट स्लो, 45 मिनट फास्ट एंड 5 मिनट स्लो। सो इस तरह से आप एक पेशेंट पे काम करते हैं। अगर मैं आप किसी भी पर्सन को बोलूँ जो कभी हिला ही नहीं है, कल से ना 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, वो कर पाएगा? नहीं। नहीं वो करेगा। एक दिन करेगा, अगले दिन वो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पर्सन को देखकर, कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है ना, आपको ऐसे टिप्स बताया था ये कर लो, नहीं, आपके अकॉर्डिंग होंगे आपके टिप्स। आपका कैसा लाइफस्टाइल है, कभी आप चले भी हो, क्या पता वो एथलेटिक पर्सन हो, उसके लिए इतनी देर की बात हो, आपको उसको कुछ और सजेस्ट करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली आप अपने पेशेंट पे काम करते हैं। अच्छा, कुछ और प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं जो डायबिटीज से होती है। क्या सेक्सुअल हेल्थ में भी असर पड़ता है डायबिटिक पेशेंट को? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। देखो, जब आपको डायबिटीज होती है तो आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, आपको बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से, हम्म। जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं। जो आपका ग्लूकोज है ना, वो खून के अंदर ही घूम रहा है, ब्लड में है आपका ग्लूकोज, सेल के अंदर जा ही नहीं रहा। जब आपका ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है आपको एनर्जी मिलती है, सेल के अंदर नहीं रहता, ब्लड में ही रहता है, तो आपको हम लोग डायबिटीज बोल देते हैं। जब आपको एनर्जी ही नहीं रहेगी आपकी बॉडी में, जो एक पर्सन अपना डे टू डे एक्टिविटी ही नहीं कर पा रहा है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो अपना सेक्सुअल एक्टिविटी में, सेक्सुअल हेल्थ उसका बेटर होगा? और वैसे भी जब आपकी बॉडी होती है, अगर आपकी बॉडी को कुछ भी चीज़ें इम्पैक्ट करनी हो ना, सबसे पहले वो आपके बाल, क्योंकि अगर आपके बाल चले जाएंगे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मरोगे नहीं। आपकी स्किन, आपके नेल्स, इनको इम्पैक्ट करती है। जब ऑर्गन्स की बात आती है ना, तो आपकी जो बॉडी है वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सबसे पहले इम्पैक्ट करती है, क्योंकि अगर आपका रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो आप मरोगे नहीं। लेटर ऑन बॉडी स्टार्ट इम्पैक्टिंग योर किडनी, योर लीवर, योर हार्ट, योर ब्रेन। तो सेक्सुअल एक्टिविटी, आपका फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है विद डायबिटीज। डायबिटिक पेशेंट को अगर सेक्सुअल हेल्थ की बात की जाए तो किस तरीके का इफेक्ट होते हैं मेल और फीमेल में, दोनों में अलग अलग क्या क्या इफेक्ट होते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी लेवल, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों के ही एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं डायबिटीज़ के केस में। जब आपके एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप एंड ऑफ द डे इतने टायर्ड होंगे कि आप किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व खुद से ही नहीं होना चाहेंगे। अच्छा, मन ही खत्म हो जाएगा। मन, एनर्जी ही नहीं रहेगी। ऑटोमेटिकली जब आप में एनर्जी ही नहीं है तो आपका रिलेशनशिप भी इससे इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अगर एक फीमेल को डायबिटीज है, मेल को नहीं है, या मेल को है फीमेल को नहीं है, आपका रिलेशनशिप भी इम्पैक्ट हो रहा है इससे। ठीक है, पॉइंट 1, लैक ऑफ एनर्जी। दूसरा, मेन के केस में इट कैन लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑल्सो। ठीक है, जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा सो ऑटोमेटिकली आपका सेक्सुअल लाइफ इम्पैक्ट हो जाएगी। थर्ड, आपका फर्टिलिटी, आपका स्पर्म काउंट
कम हो जाएगा। इम्पैक्ट हो जाएगा, आपका स्पर्म काउंट इम्पैक्ट हो गया, आपका फर्टिलिटी इम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे केसेस में जो डॉक्टर है वो भी अगर आपको कुछ सजेशन देना चाहे या आपको किसी मेडिकल उस पर डालना चाहे तो वो बोलेंगे कि पहले अपना शुगर ठीक करवा के आओ। अगर आपका कोई ट्रीटमेंट करना है या आपका कोई ऑपरेट होना है तो पहले आपको आपका शुगर ठीक करना पड़ेगा ना। मान लो मैंने आपको ऑपरेट कर दिया, ठीक है, और आपका शुगर ही इतना ज़्यादा है, आपका वुंड हील कैसे होगा? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पहले शुगर ठीक करो। कमिंग टू द वुमेन साइड, अगेन एनर्जी लेवल इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज हॉर्मोन्स। आपका इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर के लिए, शुगर वाले केस में कम होता है या उसकी इनसेंसिटिविटी हो जाती है। एनीवेज, इंसुलिन एक हार्मोन है। जो इंसुलिन हार्मोन है वो फर्दर आपके थायराइड, आपके कॉर्टिसोल, आपके प्रोजेस्टेरॉन, जो आपका पूरा कैस्केड है ना हार्मोन्स का, उसको इम्पैक्ट करता है। जब एक फीमेल का हार्मोन ही इम्पैक्ट हो गया तो उसका फर्टिलिटी ही रिड्यूस हो गया। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द HbA1c, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्लूकोज हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इम्पैक्टिंग योर फर्टिलिटी लेवल्स। आपके फर्टिलिटी को ये कम कर देता है। अभी तक हमने डायबिटीज़ की बात की सारी की सारी। अब इसको टॉपिक को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, डाइट ओरिएंटेड बनाते हैं इसको। अब आगे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे डाइट के ऊपर, और पॉडकास्ट भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो हाँ। उसको भी जो गति देनी है हमने, ठीक है। तो अब डाइट के ऊपर बात करते हैं। चीट मील क्या चीज़ है ये? सबसे पहले तो चीट मील नहीं होता, ट्रीट मील होता है। अच्छा। किस अपने दिमाग में ये एनर्जी डालकर कि चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है, दैट इज वर्स। अपने आप को आप ट्रीट करते हैं यार। चीट क्या? हाँ। मैंने आज एक बर्गर खा लिया, एक स्लाइस पिज्जा का खा लिया, मैंने अपने आप को चीट कर दिया? नहीं, आपने अपने आप को ट्रीट किया है, चीट नहीं किया है। फर्स्ट। सेकंड, अभी दिवाली, दशहरा, ये सब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो क्या हुआ अगर मैंने एक लड्डू खा लिया? क्या हुआ मैंने एक स्लाइस ऑफ पिज्जा खा लिया? क्या हुआ मैंने एक जलेबी भी खा लिया? कोई भी चीज़ अगर आप मॉडरेशन में कभी कभार खा लेते हैं, इट विल नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। क्लियर सा फंडा है, आपकी डाइट 80% हेल्दी होम कुक्ड होनी चाहिए, 20% यू कैन एंजॉय। एक हफ्ते में 6 दिन अगर आप घर का अच्छा बना खाना खाते हैं और एक मील आपने वॉफल खा लिया, पिज्ज़ा खा लिया, कॉफ़ी पी लिया, कॉफ़ी विद आइसक्रीम पी लिया, जो खा लिया, कुछ नहीं होगा। आपने इस 80% अपना क्लीन मील रखा है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज ज़रूरी है या डाइट ज़रूरी है फैट लॉस के लिए? अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो डाइट ज़रूरी है, बट अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, आप सुंदर दिखना चाहते हैं, आप टोन दिखना चाहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज, मूवमेंट, योगा ज़रूरी है। सो इट गोज हैंड इन हैंड। 80% इज योर डाइट, 20% इज योर मूवमेंट, और rather I would say 80% is your diet, 10% is your movement, and बचा हुआ is your sleep. जैसे न्यू ईयर आने वाला है, गोल्स बनाएंगे लोग कि यार अब तो इस बार कुछ हो जाए, पतला होना है मैंने, या पतली हो जाऊंगी मैं, कुछ भी मतलब करके, कुछ भी करके, बाय बाय क्रुक आपको पतला होना है। पहले दिन ही न्यू ईयर के दिन सुबह सुबह, सर्दियों में निकले हैं जी, सुबह सुबह है ना, जॉगर्स डाल के और भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। एक दिन भागते हैं और बुरी हालत हो जाती है बंदों की, फिर कहते हैं कि भाई अब तो नहीं हो पाएगा। तो लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज कर लो दुनिया भर का, शरीर टूट जाएगा तो कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या सच में बिल्कुल एक्सरसाइज करने से ही फैट लॉस हो सकता है? बहुत ज़्यादा मैंने कई लोगों को देखा है, बट रिजल्ट उनका फिर जीरो है। वो न्यू ईयर पर ना, मैं आई ऑलवेज से अब की बार 50 किलो पार, हाँ। मैं आधा बंदा तो अपने से लूज कर ही दूंगी या कर ही दूंगा। आपका एक्सरसाइज से फैट लॉस तब तक नहीं होगा अगर आप अपने डाइट पर काम नहीं करेंगे। 1 घंटा, होता क्या है, लोग ना 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं, पूरा दिन ऊट पटांग खाते हैं, ऐसा आराम से बैठकर पूरा दिन उल्टा सीधा खाते हैं और फिर सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं। कोई फायदा नहीं। आपका जो वजन कम है वो आपके डाइट से, आपके एक्सरसाइज से और आपके नॉन एक्सेस डिपेंडेंट एक्टिविटी जो आप पूरे दिन में करते हैं, जैसे चलना, वॉकिंग, अपना बॉटल भरना, घर का छोटा मोटा काम करना, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कॉर्पोरेट पीपल शुड फॉलो दिस रूल। जब आप 30 मिनट के लिए अपने डेस्क पर बैठे हो तो 30 मिनट के बाद 3 मिनट के लिए खड़े होकर काम करो और फिर 3 मिनट का वॉक करो। 33-3 रूल। 30 मिनट के लिए अगर आप बैठे हैं तो 3 मिनट के लिए फिर खड़े होकर काम करें और फिर 3 मिनट का वॉक करें, फिर से बैठे। तो 33-3 रूल।
अच्छा, वो कॉमन गलतियां क्या हैं जो लोग डाइटिंग करते हुए करते हैं? आजकल तो ना प्रोटीन वाली गलती भी है। इतना ज़्यादा हाइप हो गया है प्रोटीन का कि लोग एक्सेस में प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हैं थ्रू द सप्लीमेंटेशन। और बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोटीन कंजप्शन आपकी बॉडी में प्रोटीन ही प्रोटीन है, फाइबर नहीं है। आपका जो गट है, आपका जो स्टमक है, इतना ज़्यादा अपसेट है, इतना ज़्यादा आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, इतना ज़्यादा फाट करते हैं लोग बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। तो एक मेजर गलती पहली ये है, एक्सेस ऑफ प्रोटीन एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ फाइबर। दूसरा, डाइट के नाम पर भूखे रहना कि मैं तो डाइटिंग पर हूँ, मैं आज तो नहीं खा पाऊंगी। ठीक है, देयर इज अ वेरी क्वालिफाइड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज इन IIT IIM पास आउट। वो दिन में सुबह खाता है, दिन में खाता है, और रात को विल बी लाइक अब तो मैं आज डाइटिंग पे हूँ, रात को मैं डिनर तो नहीं कर रहा हूँ। दिन में वो पिज़्ज़ा खाएगा, लंच में वो फिर गुलाब जामुन रसगुल्ला खाएगा, और डिनर वो स्किप कर देगा। सो इस तरह की चीज़ें लोग फॉलो करते हैं डाइट में। और फिर जो सुनते हैं सोशल मीडिया पर, ओ मैड, 1 मील अ डे, वाटर फास्टिंग, जूस फास्टिंग, जो जो सुनते रहते हैं वो भी डाइट के नाम पर करते रहते हैं। सो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट द हेल्थ। अच्छा, फिटनेस के लिए सप्लीमेंट्स जरूरी हैं? सप्लीमेंट का सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मतलब क्या है। सप्लीमेंट आपके डाइट के एड ऑन होते हैं। अगर आपको आपकी डाइट से सारा विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपको सप्लीमेंट का ज़रूरत नहीं है। बट अगर नहीं मिल पा रहा तो सप्लीमेंट का ज़रूरी है। बट सप्लीमेंट के साथ याद रखें कि आपकी बॉडी में सप्लीमेंट का एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए। और इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी दादा नानी तो कभी सप्लीमेंट लिए ही नहीं, हम लोग को क्या सप्लीमेंट का ज़रूरत है। उस टाइम पर जो सॉइल था वो हेल्दी सॉइल था, उसमें सारे पोटाशियम, मिनरल, सब कुछ अवेलेबल था। आज वो सॉइल इतना हेल्दी नहीं रहा है, ठीक है, जिस वजह से हमें प्रॉपर मिनरल हेल्दी खाने के बावजूद भी नहीं मिल रहे हैं। ऑन टॉप हमारा मार्केट भी बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेटेड है, जिस वजह से हमको प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिल पा रहे। इसलिए हम लोग सप्लीमेंटेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, कहते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो हमारे पेट से जुड़ा हुआ है। भाई, अगर पेट सही है, गट ब्रेन गट है एक्सिस। ना, तो अगर पेट सही है तो दिमाग भी सही है। हम्म। आजकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हम्म। और जैसे कि जो हाई प्रेशरिंग सिटीज़ है, जैसे बेंगलोर हो गया, IIT कोटा हो गया, जहाँ लोगों को बहुत प्रेशर है, वहाँ पे कैसे इफेक्ट करता है ये जो डाइटिंग है हमारा, जो हमारा फूड इनटेक है, जो हम खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मतलब फास्ट फास्ट हो गया है। तो वहाँ पे खाना भी आपका वैसा ही है, आप कुछ भी खा रहे हो, मतलब आप ऑफिस में गए तो आपने बर्गर ही खा लिया है ना, सैंडविच खा लिया, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती हैं क्योंकि आपको फास्ट फूड ही चाहिए हम्म। ज़्यादातर। तो वहाँ पे लोगों को कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं? कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। दिमाग को कैसे इम्पैक्ट करती हैं? स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। कोटा का बहुत ज़्यादा नाम आता है बेंगलोर में। तो वो सबसे ज़्यादा IT के लिए फेमस है कि वहाँ IT के लोग बहुत ज़्यादा हैं। और वो सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट में सबसे ज़्यादा होता है कि लोग परेशान हैं, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। बिल्कुल। तो वो कैसे ठीक किया जाए और वहाँ चल क्या रहा है? कभी आपने ECG देखा है? टीवीज पर आता है ना, फिल्म्स में दिखाते हैं वो कि लाइन जब लाइन लाइन पेशेंट लाइन, हाँ। हॉस्पिटल में होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा ECG कैसे होता है हॉस्पिटल, टू हम्म। टू 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 टू, और जैसे ही इंसान मर जाता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। हम्म। एक जो ECG की मशीन है ना, वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि अप्स एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये तो हमारे जीवन में है ही, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी ना, तो वो लाइफ ही नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट कि लाइफ का मतलब ही अप्स एंड डाउन है इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डीलिंग विद स्ट्रेस। ठीक है, सबके जीवन में स्ट्रेस है। एक कॉर्पोरेट के भी, कॉर्पोरेट वाले भी आपने सुसाइड करते हुए सुने, एक स्टूडेंट के कोटा वाले केसेस है, एक IAS IPS IFS ऑफिसर के हमने केसेस सुने हैं जो सुसाइड करते हैं। अब देखो, ये तीनों लोग हैं अपनी लाइफ के बेस्ट फेजेस में। एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचा, ठीक है, सक्सेसफुल, बट सुसाइड कर रहा है। एक IT पर्सन मेहनत करके, कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, वहां तक पहुंचा। एक कोटा में पढ़ने वाला बच्चा जिसको अपनी पूरी जिंदगी दिखाई दे रही है। क्या समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि अप्स एंड डाउन, जिसे मैंने आपको बताया, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। मान लो ये एक पूल है, ठीक है, मानो ये पूल है पानी का। अगर आप भी इस पूल में डूब जाते हैं, मतलब छलांग मारते हो, और मैं भी, तो क्या होगा? हम दोनों ही गीले होंगे ना, गीले तो दोनों होंगे। बट हो सकता है कि मुझे जुकाम बुखार हो जाए और आपको ना हो। क्यों? इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी डेवलप है, एग्जैक्टली।
तो अगर आप इस धरती पर आए हो, उस पूल में गिरे हो, तो आपको गीला तो होना ही है। सिमिलरली इस धरती पे आए हो तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा। यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ इन सच अ वे दैट दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू टेक अवे माई पीस। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपना वर्क और अपने लाइफ के बीच में डिफरेंस करना सीखो। आप जब ऑफिस से आ गए हो तो अपने ऑफिस का काम बंद कर दो। नाउ गेट बैक टू योर, अच्छा खाना खाओ, सो जाओ। अपने घर आओ, अपना डिस्कस करो। इफ़ यू वांट टू टेल समथिंग, अपना दिल खोल कर बात करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि लव में ना एल का मतलब ही लिसन होता है। अगर आपका जो पार्टनर है वो आपको सुन रहा है ना, लिसन कर रहा है, एम्पथाइज कर पा रहा है, तो ही और शी इज योर राइट पार्टनर। एवरी डे व्हेन आई कम बैक फ्रॉम वर्क आई कॉल माई मॉम, आई लाइक आज आपको पता है ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ, बिकॉज देयर इज अ लव, देयर इज अ लिसनिंग। तो मैं सोचता था कि लव लव का जो एल होता है उसका मतलब लग गए। हाँ? फिर तो हम लोग बचपन से ही लग गए के साथ पैदा होते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा लव तो हमारे मॉम ही हमसे करती होती है। हाँ, ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो हाँ, तो सबसे पहले वी हैव टू थिंग्स जो हमारे स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए हेल्प करती है। फर्स्ट, मेक श्योर कि अप्स एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। सेकेंड, आपका वर्क और लाइफ का बैलेंस आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। थर्ड, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द की। अब डिसिप्लिन आपके डाइट में होने चाहिए, आपके वर्कआउट में होने चाहिए। एक अकेली मेडिसिन ना अगर मुझे किसी को देनी होगी कि आप अपने स्ट्रेस से बाहर आओ, गो आउट एंड रन। अच्छा। run the more time you spend in nature, the more you know run in nature, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी से डोपामिन रिलीज होते हैं, दीज आर द हैप्पी हॉर्मोन्स। ठीक है, हम लोग हमेशा कहते हैं जो भी कोई पेशेंट आता है, आप 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर के क्लोज आ जाओ सुबह ही, आपका डिप्रेशन चला जाएगा। योर बॉडी 72% वाटर। आपने देखा होगा जो डिप्रेशन का पेशेंट है ना, वो नहाते ही नहीं, गंदे से कपड़ों में अंदर बैठ के बस ऐसे पड़े रहते हैं, है ना। सबसे पहले मेक श्योर you take a shower twice. Your body is 72% water. When it comes in contact with जिसका वो अंदर से बनी है वैसी बाहर से उसके कांटेक्ट में आती है, वो एक्टिव हो जाती है, वो खुश हो जाती है। दूसरा, अर्थ एलिमेंट, स्पेंड सम टाइम इन नेचर। सुबह उठ के नंगे पैर सैर करो। ठीक है, आप अर्थ के कांटेक्ट में हो रहे हैं, आपकी बॉडी का सेकंड एलिमेंट। थर्ड, फायर एलिमेंट, सन में बैठो। डिप्रेशन वाला पेशेंट हमेशा अंदर बैठा रहता है, अंधेरे में, सन के कांटेक्ट में आओ। देन इज अ स्पेस एलिमेंट, आराम से शांति से बैठकर जर्नलिंग करो। द लास्ट एलिमेंट इज योर एयर एलिमेंट, प्राणायाम करो, डीप ब्रीथ करो, योगा करो। ये जब इन 5 एलिमेंट से आप सुबह ही क्लोज आ जाओगे ना, धूप में बैठ जाओगे, योगा कर लोगे, ज़मीन पे वॉक कर लोगे, पानी पी लोगे, नहा लोगे, जर्नलिंग कर लोगे, यू विल सी, यू विल बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड अ बेटर कामर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, और आपका जो स्ट्रेस है वो रिलैक्स होने लग जाएगा। अच्छा, काफ़ी सीरियस बातें हो गई। अब ना थोड़ा सा फन करते हैं। तो आजकल शादियों का सीज़न आने वाला है ना, और लोग जो हैं डाइटिंग पे आ चुके हैं भाई, सारे के सारे, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को डाइटिंग करनी है और सबको शादी में अच्छे कपड़े डाल के पतला दिखना है ना। तो अब लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, और इस भाग दौड़ के चक्कर में ना लोग गलत डिसीजन बहुत ले रहे हैं। कोई स्टीरॉयड के चक्कर में फंस रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेरॉइड हैं वो सिर्फ आपके एब्स बनाने के लिए या फिर पतला मोटा के लिए नहीं है। स्टेरॉइड एक मेडिकल टर्म है, ठीक है, मेडिसिन में यूज़ होता है जब रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और स्टेरॉइड एक हम स्किन पर भी लगाते हैं। जो आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, जो हमारा जो कंट्री है वो बहुत भागता है गोरा होने के लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो ये हमारी स्किन लाइटनिंग की क्रीम्स होती हैं, इसमें भी स्टेरॉइड मिले होते हैं। ठीक है, तो जब आप अपनी स्किन पर उसे लगाते हैं विदाउट द एडवाइस ऑफ योर डर्मैट, तो आपका लॉन्गर रन में स्किन पील करने शुरू हो जाता है, और ऑटोमेटिकली आपका जो स्किन है वो गोरा होने के बजाय काला हो जाता है। ठीक है, आपकी स्किन पीलिंग हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो सिर्फ स्टेरॉइड इस इंडस्ट्री में नहीं है, आपकी डर्मैट इंडस्ट्री में भी लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है गोरा होने के लिए। सो फर्स्ट थिंग, आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेते हैं, कोई नया अपनी शादी से पहले ट्राई करें, ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ योर डर्मैट। पॉइंट 1। सेकेंड, स्टेरॉइड इंडस्ट्री मेजरली आजकल ये जिम जो भी इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। आप टेस्टोस्टेरोन के स्टेरॉइड्स लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो आपको एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है टू एक्चुअली लिफ्ट।
जिसको आप लेते हैं ताकि आपका बॉडी पम्प्ड अप लगे, आपकी एब्स आए, जो इन लॉन्गर रन में आपको हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। और आजकल हमने बहुत सारे केसेस कार्डियक अरेस्ट के भी देखे हैं, वो लॉन्गर रन में इतना ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है। अच्छा, जब आप शादी की बात कर ही रहे हैं ना, तो यार हम मेकअप कैसे भूल सकते हैं, है ना? कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट हो रहा है जी, है ना? कोरियन ग्लास मेकअप हो रहा है, ये क्या है ये भाई, है क्या चीज़ ये? एक्चुअली ये है कि सबको आजकल कोरियन ग्लास स्किन चाहिए। तो मैं आपको सबसे सिंपल स्टेप बताती हूँ, हम लोग दोनों साथ करेंगे, ठीक है? सबसे पहले टू गेट द कोरियन ग्लास स्किन हम्म हमको क्या करना चाहिए, एंड दिस विल एक्चुअली गिव यू अ कोरियन ग्लास मतलब स्किन। मेरे जैसा काला लोग काला बंदा भी हो सकता है क्या, मतलब कोरियन ग्लास जैसी स्किन ले सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जस्ट डू दिस विद मी। ओके, इससे किसी को भी कोरियन ग्लास स्किन मिलेगा। आप भी साथ में ही करें दोस्तों। हाँ, सब साथ में करेंगे, विल डू अ कोरियन ग्लास स्किन हैक। हम्म सबसे पहले यू ब्रिंग योर हैंड्स लाइक दिस, ओके, ऐसे, ठीक है? हम्म एंड देन यू ट्राई टू फोल्ड इट लाइक दिस। ऐसे, फिर ऐसे एकदम नमस्कार मुद्रा जैसे हो नमस्कार, जाएगा। आप यहाँ पर अपने चेस्ट के क्लोज हम्म लाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, हम्म एंड यू प्रे टू गॉड कि नेक्स्ट लाइफ में आपके कोरियन पेरेंट्स हों। अरे यार एग्जैक्टली तभी ओ आपको यार, ये तो स्कैम है, ये कोरियन तो पूरा। ग्लास स्किन मिलेगा। क्योंकि कोरियन ग्लास स्किन, जो कोरियंस का स्किन है, उसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है स्किन में, उनका जो पोर साइज है वो छोटा है, अच्छा, जिसकी वजह से जो वो उनका स्किन है वो ट्रांसलूसेंट है और हमको वो कोरियन ग्लास स्किन दिखता है। हम लोग तो तभी कोरियन ग्लास स्किन पा पाएंगे अगर हम लोग कोरियन पेरेंट से पैदा होंगे। अदरवाइज इंडिया में आपको गोल्डन ग्लो स्किन मिल सकता है, जो हम लोग का स्किन है। कोरियन ग्लास स्किन इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। अब गोल्डन ग्लो कैसे लाए? गोल्डन ग्लो के लिए सबसे पहले व्हाट यू ईट शोज ऑन योर स्किन। अब इसमें भी वैसा तो नहीं करोगे कुछ? नहीं नहीं, ये सच में मिलेगा, सच में इंडिया मिलेगा? में गोल्डन ग्लो मिलेगा, अच्छा, कोरियन ग्लास नहीं मिलेगा, ठीक है? सो आपको गोल्डन ग्लो के लिए क्या करना है, अपने डाइट, वर्कआउट और स्लीप पर काम करना है, ठीक है? हम्म अपने डाइट में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का इनटेक बढ़ाना है, जैसे आप एबीसी जूस पी सकते हैं, जिसमें हम्म आप आंवला हो गया, बीटरूट हो गया, कैरेट हो गया, इसका जूस बनाकर ले सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। रेस्वेरेट्रॉल इज़ ऑल्सो अ गुड सप्लीमेंट, अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? अपने आप फेस पर अलग अलग तरह के होममेड रेमेडीज़ लगा सकते हैं, बट हम्म होममेड रेमेडीज़ के लिए मेक श्योर कि आप उसे एवरी डे बेसिस पर करें, बिकॉज दीज आर वेरी माइल्ड, है ना? मैं आपको बोलूँ कि आप 2 हफ्ते में एक बार कोई भी होममेड रेमेडी कर दो, ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है? सो आप हम्म होममेड रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं। माई पर्सनल फेवरेट इज़ चंदन, हम्म केसर और दूध को मिलाकर आई अप्लाई इट ऑन माई फेस। और चंदन में आपको हल्की सी स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, जो आपको हल्का सा ग्लो भी दे देते हैं। सो इफ़ यू वांट अ ग्लोइंग स्किन, आप इसका फेस पैक बनाकर एवरी डे यू कैन अप्लाई ऑन द फेस, कीप इट फॉर 15 मिनट्स एंड देन वॉश इट अप। अगर आंखों के नीचे आपको पफिनेस सी लगती है, डार्क सर्कल्स रहते हैं, तो आप ग्रीन टी के जो बैग्स होते हैं उसको रेफ्रिजरेटर में रखें और अपने आंखों पर बाद में ठंडा होने पर लगाएं, तो आपकी जो आंखों की पफिनेस है उससे भी आपको इम्पैक्ट करेगा। अदर देन दैट नथिंग कैन रिप्लेस द साउंड स्लीप। आप प्रॉपर 8 घंटे सोइए, ठीक है? अच्छा खाइए और बॉडी में मूवमेंट रखिए, आपकी शादी पर आपको अच्छी प्यारी सुंदर गोल्डन ग्लो स्किन मिलेगी। क्या बात है, पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया, और अब इसको थोड़ा सा करते हैं ख़त्म करने वाली बातचीत। और लास्ट में जाते जाते ना, डाइटिशियन अतीशा कैसे हमारे जो ऑडियंस है उनकी हेल्प कर सकती है, 2 लाइन में पहले। बेसिकली मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो डायटिटिक्स में ही है। आई एम मास्टर्स इन डायटिटिक्स एंड डायबिटीज़ एजुकेटर फ्रॉम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड इंटर्नशिप फ्रॉम एम्स। सो आई कैन हेल्प यू इन सो मैनी वेज, स्टार्टिंग फ्रॉम योर वेट लॉस, वेट गेन, डायबिटीज़, पीसीओएस, कैंसर, आईबीएस, कोई भी आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ एक डाइट प्लान ही नहीं देते, एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, जिसमें मॉर्निंग में हमारे योगा क्लासेस रहते हैं, वीकली आपके कंसल्टेशंस रहते हैं, डाइट प्लान रहते हैं, और आपका हर एक मैसेज, हर एक कॉल को रिस्पेक्ट दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है कि हाँ, जो सामने बैठा है ना, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, नो क्वेश्चन इज सिली, तो उसको सुना जाता है। वी वर्क ऑन योर स्लीप साइकिल, वी वर्क ऑन योर हॉर्मोन्स, और एक कम कॉम्बिनेशन में हम लोग आपको एक हीलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे सुनने में ये आया था कि अतीशा ने अभी तक थाउजेंड्स ऑफ पीपल को आपने ट्रीट कराया है, और आप कर रहे हैं, है ना? तो
काफ़ी बड़ा नंबर है ये, और लोग, मैंने काफ़ी लोगों से रिव्यू सुना मैम का, तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। और थैंक यू सो एक मच। नया मैं भी हूँ, अब रेडी हूँ, मैं भी आपके पास ही आने वाला हूँ। तो दोस्तों आप भी हेल्प ले सकते हो यार, अतीशा से आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इनका पूरा डिटेल्स वहाँ पे आपको मेंशन हो जाएंगी, ठीक है, वहाँ से आप देख के कांटेक्ट करें। और अगर आप भी चाहते हो कि हेल्दी लाइफस्टाइल मिले और साथ के साथ क्या चीज़ें लेनी है क्या नहीं लेनी है ना, वो भी सब आपको पता लग जाएगा। जस्ट एक कॉल है, बस एक कॉल की दूरी, और अतीशा आपके साथ है ना, बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल, एब्सोल्युटली। है ना। अच्छा, जाते जाते अतीशा कुछ टिप्स नहीं दोगे हमारे ऑडियंस को, किस चीज़ के टिप्स? हेल्दी लाइफस्टाइल जो वो हेल्दी डेली लाइफस्टाइल, बेसिस पे कर सकते हैं? आपकी जो डाइट है उसके 5, कोई भी प्लेट है उसमें 5 चीज़ें होनी चाहिए। प्रोटीन, कार्ब, विटामिन, मिनरल और फैट। और आप ये रोज़ खाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बेसन पनीर का चीला खा रहे हो दही के साथ, आपको पनीर से प्रोटीन मिल रहा है, फैट आपका घी लगा है थोड़ा सा वो बनने के लिए, ठीक है। देन प्रोटीन इज फ्रॉम द पनीर, विटामिन एंड मिनरल फ्रॉम द बेसन, कार्ब फ्रॉम द बेसन। सब कुछ हो गया आपका, 5 फिंगर्स ऑफ न्यूट्रिशन पूरी हो गया, प्रोटीन, कार्ब, विटामिन, मिनरल्स एंड फैट, ये हो गया। दही से आपको एडन प्रोबायोटिक मिल रहा है। नॉर्मल हम लोग रोज खाते हैं, हो गया हमारा एक मील। जो लोग एग ऑमलेट खाते हैं, ठीक है, उससे आपको क्या मिलता है? प्रोटीन अंडे से मिलता है, फैट उसको बनने में लगता है, आप उसमें वेजिटेबल्स डालते हैं, आपको विटामिन और मिनरल मिलता है, अगेन कार्ब आपको एग से मिलता है, हो गया आपका। अगर जो नॉर्थ इंडियन है, जो पराठा खाते हैं, पनीर का पराठा, अगेन अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जो साउथ इंडियन है, इडली सांभर खाते हैं, इडली सांभर इज फर्मेंटेड, आपके गट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। इसके साथ एक ग्लास ऑफ बटर मिल्क या ग्रीक योगर्ट ले लो, अगेन आपके 5 फिंगर्स ऑफ न्यूट्रिशन पूरे हो गए। तो बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप हेल्दी हैं तो जस्ट मेक श्योर आपकी इस प्लेट में ये 5 फिंगर्स ऑफ न्यूट्रिशन होने चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। बिल्कुल दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ये एपिसोड बहुत ही खास था, और ये ना कोई भी ऑडियंस ओरिएंटेड नहीं है कि भाई किसी एक सेपरेट ऑडियंस के लिए ऐसा हो, ये सबके लिए है, छोटे से छोटे बच्चे को लेकर बूढ़े से बूढ़े इंसान तक, है ना, सबके लिए है, ऑल एज जितनी भी हैं सबके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और आप अतीशा से अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी आज के पॉडकास्ट में इतना ही था, तो मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच अतीशा। थैंक यू फॉर थैंक यू। हैविंग मी, थैंक यू। ओ भाई, बर्गर मंगा ले, कैमरा बंद है ना, बंद कर दे भाई, बंद कर।